हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक वन शॉट न्यू एफएफ। ये एफएफ फंक्शन एफएफ है, एक्सीडेंटल लव वन नाइट स्टैंड। आई होप आपको ये पसंद आएगा। तो आइए इसे शुरू करते हैं। जैसा कि हमें दिखाई दे रहा एक सीन जो कि एक गांव का था। ये गांव जो कि शिन गांव था। इस गांव में एक ओमेगा रहता था जिसका नाम वी इंग है, और वी इंग 18 साल का ओमेगा था। विंग जो कि बहुत ज़्यादा जल्दी में था और वो अपने घर से निकल रहा था। विंग जिसने एक लंच बॉक्स ले रखा था। विंग जो कि भागते हुए कहीं जा रहा था। विंग देखता है कि रास्ते में उसे एक झरना दिखाई देता है। विंग जो कि भूल जाता है कि वो लेट हो रहा था और उसे कहीं जाना था। विंग जो कि उस झरने के पास आता है और थोड़ी देर खेलने लग जाता है। विंग जो कि वहाँ पे कुछ टाइम बिताता है। उसके बाद विंग जिसको याद आता है कि अरे मुझे तो गागा को लंच देने खेतों में जाना था, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, गागा गागा गुस्सा करेंगे। और विंग जो कि अपना लंच बॉक्स उठाता है और भागता है। विंग जो कि भागते भागते एक खेत की ओर आ रहा था और वो देखता है कि उसका भाई जियांग चैन जो कि एक ओमेगा था, वो विंग्स का बड़ा भाई था। और वो दोनों भाई इस गांव में रहते थे। उनके माँ बाप जो बचपन में ही मतलब उनकी डेथ हो चुकी थी। विंग जो कि भागते हुए जाता है और कहते है गगा गगा मैं आ गया। जियांग चैंग जो कि उसे गुस्से में देखता है और कहता है विंग तुम कब आ रहे हो, तुम्हें मैंने कब कहा था आने के लिए, और मैं खाना बना कर आया था और मैंने तुमसे कहा था कि बस इसे पैक करके ले आना, तुम्हें इतना टाइम लगता है खाना पैक करके लाने में। विंग कहते नहीं गगा टाइम नहीं लगता, लेकिन मैं आ रहा था तो रास्ते में झरने के पास रुक गया। जियांग चैंग जो कि एक स्माइल करता है और कहता है तुम्हें बस झरना दिख जाए और वहाँ पे खेलने लग जाते हो और काम का कोई पता नहीं होता ना तुम्हें, तुम इतने बड़े हो गए लेकिन अभी भी तुम बिल्कुल बच्चे हो और नटखट हो। विंग जो कि स्माइल करता है और कहते हैं गोगा मैं नटखट थोड़ी ना हूँ, मैं भी बड़ा हूँ, मैं 18 साल का हूँ, आपको पता नहीं है क्या। चैंग जो कि अब विंग को गुस्से में देखता है और कहता है हाँ 18 साल की हो लेकिन काम काम तुम्हें कुछ नहीं आता, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, तुम काम क्यों नहीं सीख लेते, तुम्हें भी तो कहीं जाना है ना शादी करके। विंग कहते हैं गग मैं छोटा हूँ, आप मुझसे बड़े हो और पहले आपकी शादी होगी उसके बाद मैं शादी करूँगा, और वैसे भी मैं जिससे शादी करूँगा मैं उसे बता दूंगा मुझे खाना बनाने नहीं आता, मैं खाना नहीं बनाऊँगा। चैंग जो कि स्माइल करता है और कहता है अच्छा तुम खाना नहीं बनाओगे तो क्या करोगे, ओमेगा हो तुम्हें घर का काम तो सीखना चाहिए ना। विंग कहता है ठीक है सीख लूँगा काका, लेकिन मैं अभी नहीं सीखूंगा, और पहले आप आइए जल्दी खाना खाइए, खाना ठंडा हो जाएगा, मैं लेकर आया हूँ। चैंग जो कि स्माइल करता है और कहता है हाँ बनाकर तो मैं आऊँ, तुम बस लेकर आए हो तो फिर मुझे बुला रहे हो। और वो हंसने लग जाता है। फिर वो आता है और फिर बैठ जाता है और वो खाना खा रहा था। चैंग कहता है वाह क्या खाना बनाया मैंने। विंग जो कि स्माइल करता है और कहते हैं गो आप अपने आप ही अपनी तारीफ कर रहे हो, मैंने आज तक किसी को भी अपनी तारीफ करते हुए नहीं देखा, सिर्फ आपको देखा है। चैंग कहता है मैं बनाता इतना अच्छा हूँ कि बस मैं अपनी तारीफ खुद ही करता हूँ क्योंकि तुम तो कभी करोगे नहीं। और वो अपने भाई को थोड़ा टीज करता है, और वैसे भी मैं तुमसे बड़ा हूँ। विंग कहता है सिर्फ 4 साल, आप 4 साल ही मुझसे बड़े हो, और इतना मत बनो गगा मैं भी बस आपसे 4 साल ही छोटा हूँ। चैंग कहता है 4 साल बड़ा हूँ तो क्या हुआ, बड़ा तो हूँ ना। उसके बाद चैंग जिसने अपना खाना खा लिया था और वो कहता है सीधा टिफिन लेके घर जाना, अगर कहीं तुम रुके और मुझे पता चला तो देखना तुम्हारी खैर नहीं। विंग कहते गगा मैं सीधा घर ही जाऊंगा, आप मुझे ऐसे मत बोलो। और वो टिफिन उठाता है और वहाँ से भाग जाता है। चैंग जो कि बस विंग को देख रहा था और वो स्माइल करता है और कहता है 18 साल का हो गया है लेकिन फिर भी बिल्कुल बच्चा है, और इसकी हरकतें तो और भी ज़्यादा बच्चों जैसी हैं। पर मेरा भाई दिल का बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसे दुनियादारी के बारे में बिल्कुल नहीं पता, ये बहुत ज़्यादा चंचल है, मैं डरता हूँ कभी कोई इसका गलत फ़ायदा ना उठा ले। मेरा भाई बहुत ज़्यादा सीधा और मासूम है, कभी किसी को गलत नहीं कहता, मुझे बहुत डर लगता है अपने भाई के लिए, मैं अपने भाई को हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। और चैंग फिर अपना काम करने लग जाता है। चैंग जो कि खेतों में काम करता था, ये खेत उन्हीं के थे, लेकिन जब विंग के जो फादर थे उनकी डेथ हो गई थी तो उसके बाद विंग की जो माँ थी उन्होंने इसे जमींदार को बेच दिया था। चैंग ने बहुत मेहनत करके इन खेतों को वापस जमींदार से लिया था, और जमींदार जो दिल का बहुत अच्छा था वो इन बच्चों को इनका खेत वापस भी कर देता है उसी मूल्य में जिसमें उसने खरीदा था। उसके अंदर कोई छल कपट नहीं था और वो इनकी मदद भी करता था।
ये गांव था। गांव के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे और सच्चे होते हैं, किसी के मन में छल नहीं होता है। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि अपने घर की ओर जा ही रहा था कि वो देखता है कि रास्ते में एक छोटा सा पॉपी था और कुछ लोग उसे परेशान कर रहे थे, उसे मार रहे थे, वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था। विंग जब ये देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसके अंदर इंसानियत थी और वो कभी भी किसी पशु को फालतू में ऐसे परेशान नहीं करता। वो डरता है जानवरों से, लेकिन कभी किसी को हार्म नहीं पहुंचाता। विंग जो कि अब उन लड़कों के पास जाता है और कहता है, तुम इसे क्यों परेशान कर रहे हो? क्या इसने तुम्हें कुछ किया जो तुम उसे परेशान कर रहे हो? वो सभी लड़के कहते हैं, हाँ, ये बार बार हमारे खेत में घुस जाता है। विंग कहता है, घुस जाता है तो क्या, इसे मारोगे इतनी बुरी तरीके से? वो लड़के कहते हैं, अगर तुम्हें इतना प्यार आ रहा है तो तुम इसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? विंग कहता है, मुझे डर लगता है, वरना मैं इसे अपने साथ ले जाता और तुम्हें इसे मारने की ज़रूरत नहीं है। वो जो कि उन लड़कों को भगा देता है और कहता है, आइंदा कभी इसे मारने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। वो लड़के कहते हैं, ठीक है, हम देख लेंगे तुम्हें और तुम्हारे इस पिल्ले को भी। सीन शिफ्ट करके हमें एक रेगिस्तान का दिखाया जाता है। यहाँ पे कुछ आर्मी के जो सैनिक थे वो सभी जा रहे थे और वो सब लोग अपनी पैकिंग कर रहे थे, क्योंकि आज उन्हें इस रेगिस्तान से कहीं और जाना है। उनका जो कैंप है वो कहीं और लगेगा और उन्हीं में से एक सैनिक था जिसका नाम था लैन वांगची, जो कि उन सभी सैनिकों का हेड था। और वो उन्हें बताता है कि आप सभी इस जो ट्रक है इसमें बैठ जाइए, अब हम सबको किसी और जगह जाकर अपना ये जो टेंट है वो लगाना है और हमें किसी और बॉर्डर की रक्षा करनी है। आर्मी के जो ट्रक थे वो चल रहे थे और 2 दिन की यात्रा के बाद वो लोग एक गांव में पहुंचते हैं। वांग जी जो जीप में बैठा था और वो जीप में बैठे बैठे ही उस गांव को देख रहा था। उन्हें उस गांव के आगे जाना था और आगे एक घना जंगल था, वहीं पे उनका जो मिलिट्री का कैंप है वो लगना था। वहाँ पे जाके सभी जो सैनिक है वो उतर जाते हैं और अपना जो कैंप है वो लगा देते हैं। ये शिन गांव के पास में ही था, क्योंकि यहाँ पे भी उनका बॉर्डर लगता है और उन्हें ये सूचना मिली थी कि यहाँ पे भी कुछ जो लोग हैं वो मतलब यहाँ बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं और ये जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो इसीलिए उन्हें इसकी रक्षा के लिए यहाँ लाया गया था। सभी सैनिक जो कि अब कैंप लगा चुके थे, वांग जी जिसके पास एक ऑफिसर आता है और कहते हैं, वांग जी मेरे साथ चलो, हमें कहीं जाना है। वांग जी कहता है, यस सर, और वांग जी उसके साथ चला जाता है। वो लोग जंगल के बाहर उसी शिन गांव की ओर ही आ रहे थे। वांग जी जो खुद एक ऑफिसर था और वो अपने से सीनियर ऑफिसर के साथ उस गांव की ओर आ रहा था। वांग जी जब वहाँ आता है तो देखता है कि ये गांव कितना ज़्यादा खूबसूरत है। ये पहाड़ों के बीच में बसा एक गांव था जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर, साफ सुथरा और प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाता था। वांग जी जो कि बस उसे देख रहा था। फिर वो गांव के जो मुखिया जमींदार होते हैं उनके घर आ जाते हैं। सीन शिफ्ट करके हमें विंग और चैंग का दिखाया जाता है। वो दोनों भी जमींदार के घर आ रहे थे, क्योंकि उन्हें अपनी बची हुई शेष राशि उन्हें देनी थी और वो दोनों भी जमींदार के घर पहुंच चुके थे। वहां पर वांग जी और उसका ऑफिसर भी आता है। विंग जिसने पहली बार वहां पर किसी आर्मी ऑफिसर को देखा था। चैंग जिसने अपनी राशि जमींदार को दे दी थी, लेकिन वो वहीं बैठा हुआ था। वहाँ पे वांगची और वांगची का ऑफिसर आते हैं और वो भी उन्हें ग्रीट करते हैं, जमींदार भी उन्हें ग्रीट करते हैं। वांगची बताता है कि हम लोग यहाँ पर एक आर्मी का जो कैंप है वो हमने लगाया है और अभी हम कुछ समय तक यहीं रहने वाले हैं, तो हम आपसे ये कहना चाहते थे कि हम इस इलाके के बहुत से जगह के बारे में नहीं जानते, कि आप हमें उन जगह के बारे में बता सकते हैं। हमें इस जगह की रखवाली करनी है। जमींदार कहता है, जी बिल्कुल, आप हमारी सेवा के लिए यहाँ आए हैं तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आप जैसी चाहें वैसी मदद मांग सकते हैं। हम आपको खुद ही पूरा ये जो जगह है उसके बारे में बताएंगे। वांग जी कहता है, शुक्रिया। उसके बाद वो उठता है और वो कहता है, ठीक है, मैं अभी चलता हूँ, आप जब फ्री हों तो आप हमें बता देना कि आप हमें कब उस जगह के बारे में बताएंगे। ये कहकर वांग जी वहाँ से निकल जाता है। वांग जी को विंग जाता हुआ देख रहा था और उसकी नज़र बस वांग जी को ही देख रही थी। उसने पहली बार किसी आर्मी ऑफिसर को देखा है, क्योंकि विंग कभी गांव से बाहर आया ही नहीं है।
वांग जी जो कि जा चुका था, विंग जो कि अब वहाँ से उठता है और वो अपने घर के लिए निकल ही रहा था कि चैंग कहता है ये आर्मी ऑफिसर हमारे गांव में आए हैं। ज़मींदार कहता है हाँ बेटा, ये हमारे गांव में आए हैं और हमें इनकी पूरी मदद करनी चाहिए क्योंकि ये हमारे मेहमान भी हैं और हमारे रक्षक भी। जो हमारी आर्मी होती है वो हमारे रक्षक है, हमें उनकी हमेशा मदद करनी चाहिए। तो बेटा अगर तुम्हें भी कभी मौका मिले तो तुम इनकी मदद करने से पीछे मत हटना। चैंग कहता है जी जी मैं ज़रूर, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं मदद ज़रूर करूँगा। ये कहकर विंग और चैंग दोनों ही उन्हें ग्रीट करते हैं ज़मींदार को और वो वहाँ से निकल जाते हैं और अपने घर की ओर ही आ रहे थे। सीन शिफ्ट करके हमें विंग के घर का दिखाया जाता है। विंग जो कि बैठा हुआ था और चैंग जो कि वेजिटेबल कट कर रहा था। चैंग कहता है विंग अब तुम भी काम करना सीख लो, मैं अकेले सारा काम नहीं करूँगा। तुम बच्चे नहीं हो, तुम भी बड़े हो चुके हो और कल को शादी होके तुम्हें भी तो जाना है ना। विंग कहते गगा हमेशा यही क्यों कहते हो कि शादी होके जाना है, शादी होके जाना है, मुझसे पहले आपको जाना है। चैंग कहता है लेकिन फिर मुझे तो खाना बनाने आता है ना, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता और ना ही तुम सीखते हो, तुम बहुत कामचोर हो। विंग कहते गागा देख लो, बार बार मुझे कामचोर मत कहा करो, मुझे गुस्सा आता है अगर कोई मुझे कामचोर कहता है। मैं बहुत काम करता हूँ, मैं आपको रोज़ लंच ले जाके देता हूँ और लंच के जो खाली डब्बे होते हैं वो घर लेकर आता हूँ, ये काम क्या कम है। चैंग जब ये सुनता है तो विंग को हैरानी से देखता है और कहते क्या ये काम तुम्हें बहुत बड़ा लगता है। विंग कहते और नहीं तो क्या, मैं भाग भाग के जाता हूँ, आपने कभी देखा है मुझे, मेरी सांस फूल जाती है। चैंग जब ये सुनता है तो हंसता है और कहते अच्छा तुम्हारी सांस फूल जाती है। विंग कहता हाँ मेरी सांस फूल जाती है। चैंग जो कि स्माइल करता है और कहता है ठीक है, सांस मत फुलाओ, अब खाना खाओ। और वो विंग को खाना देता है। विंग जो कि खाना खा रहा था और बहुत मज़े लेके खा रहा था और कहता है ग आपके हाथों में तो जादू है, आप जहाँ जाओगे ना मेरा नाम रोशन करोगे। चैंग जो स्माइल करता है और कहता है अच्छा मैं तुम्हारा नाम रोशन करूँगा, अभी बताता हूँ रुको तुम्हें। और वो विंग को मारने भागता है। विंग कहते ग मेरे पीछे मत भागो, खाना गिर जाएगा, मैं भी खाना खा रहा हूँ ना। चैंग कहता है अच्छा ठीक है खा लो तुम खाना। और फिर वो दोनों भाई ऐसी मस्ती करते हैं और फिर दोनों अपने बिस्तर पे आके लेट जाते हैं। विंग जो कि चैंग को हक करके सोता है और कहता है ग खाना सच में बहुत टेस्टी था, आप जहाँ जाओगे सच में मेरा नाम रोशन करोगे। चैंग कहता है अच्छा ठीक है अब तुम सो जाओ। और वो दोनों भाई ऐसे ही सो रहे थे। सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि सो रहा था और चैंग जिसने अब फूड रेडी कर लिया था और वो कहता है विंग मैं खेतों में जा रहा हूँ, तुम खाना खाकर मेरे लिए पैक करके ले आना। विंग कहता है ठीक है काका। उसके बाद जो चैंग होता है वो वहाँ से चला जाता है। विंग जो कि आराम से 11 बजे उठता है और फिर वो खाना खाता है और कहता है सच में मेरे काका के हाथों में तो जादू है, दिल करता है उनके हाथ ही चूम लूँ, पर नहीं उनके हाथ नहीं चूमूंगा वरना फिर वो मारेंगे। विंग जो कि अब चैंग का लंच पैक करता है और वो लहराते हुए मस्ती में भागते भागते जा रहा था और फिर वो खेत पहुंच जाता है। आज वो टाइम से पहुंचा था और कहता है देखो गगा मैं आ गया, आओ गगा जल्दी हाथ धो और खाना खाओ, मुझे और भी काम है, गगा जल्दी आओ, गगा जल्दी आओ। चैंग कहता है तुम्हें आए हुए अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ और तुम इतना ज़्यादा शोर कर रहे हो, रुको 2 मिनट आता हूँ मैं। और वो आता है अपने हाथ वॉश करते और खाना खाने लग जाता है। और चैंग जिसने खाना खा लिया था और वो कहता है सीधा घर जाना, कहीं और मत जाना। विंग कहते गगा आप रोज यही बोलते हो, बताओ कहीं मैं जाता हूँ क्या, मैं आपको घर पे ही मिलता हूँ ना, फिर भी आप मुझे डांटते हो। और वो टिफिन उठाता है और भागते हुए जा रहा था। विंग जो कि अब अपने घर की ओर ही आ रहा था कि वो देखता है कि उसे वहाँ पर वही दोनों आर्मी ऑफिसर दिखाई देते हैं जो कि एक जगह घूम रहे थे और शायद वो रास्ता भटक चुके थे। विंग जो कि वहाँ से जा रहा था वो कहते हैं ए रुको सुनो। विंग जो कि बस उनकी तरफ देखता है और विंग कहते हैं हाँ जमींदार अंकल ने कहा था कि मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। बोलता है हाँ बोलिए। वो कहते हैं ये कौन सी जगह है, हम रास्ता भटक गए हैं, क्या तुम हमें बता सकते हो कि ये कौन सी जगह है। विंग कहते हैं हाँ ये तो सुंदरवन है, इस जगह का नाम सुंदरवन है, आपको कहाँ जाना है। तो वो जो आर्मी ऑफिसर होते हैं वो कहते हैं हमें शिन गांव जाना है। विंग जो कि स्माइल करता है और वो कहता है अरे वो तो मेरा ही गांव है और मैं तो वहीं जा रहा हूँ, चलिए मैं आपको भी वहीं छोड़ दूँगा और आप दोनों मेरे पीछे पीछे आइए। आर्मी ऑफिसर जो कि बस विंग को ही देख रहे थे और वो कहते हैं कि ये बच्चा, वो उन्हें बच्चा ही लग रहा था क्योंकि वो दोनों 28 ईयर के थे। वो कहती है ये बिल्कुल बच्चों की तरह ही बात करता है, देखने से तो ये बड़ा लड़का लगता है लेकिन ये बिल्कुल बच्चों की तरह ही बातें करता है। और वो दोनों उसके पीछे चलने लग जाते हैं।
जो कि चलते चलते बहुत सारी बातें कर रहा था। आर्मी ऑफिसर जो कि बस चुपचाप विंग की बातें सुन रहे थे। विंग कहता है वैसे आप लोग क्या क्या करते हैं? आर्मी ऑफिसर कहता है हम आपकी रक्षा करते हैं। विंग कहता है मेरी रक्षा? आर्मी ऑफिसर स्माइल करता है और कहता है हाँ, हम सभी लोगों की रक्षा करते हैं, हमारा काम ही वही है, लोगों की रक्षा करना। विंग कहता है अच्छा, तो आप यहाँ पे हमारी रक्षा के लिए आए हैं? वो कहता है हाँ। और फिर विंग और भी बातें करते हैं। वो देखते हैं कि विंग जो कि चपड़ 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 बोले ही जा रहा था, वो दोनों विंग से जो कि पक चुके थे। वांग जी जो कि बस विंग को ही देख रहा था, उसने एक शब्द तक नहीं बोला था। और ये जो ओमेगा है ये बोलता ही जा रहा है, ये तो नॉन स्टॉप है, ये चुप ही नहीं होता है। विंग और वो दोनों ऑफिसर अब शिनगांव पहुंच चुके थे। विंग कहते देखिए ये आ गया। बातें करते करते पता ही नहीं चला कि इतना लंबा रास्ता 2 मिनट में ख़त्म हो गया। ऑफिसर जो कि बस एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे और वो सोचते हैं इतनी सारी बातें तो करते हो, 2 मिनट से क्या इतनी ज़्यादा बातें। विंग कहते हैं ठीक है, मेरा घर आ गया है और अब मैं घर जा रहा हूँ, आप लोग भी जाइए। और वो ऑफिसर वहाँ से चले जाते हैं। विंग जो कि बस अपने घर की ओर जा रहा था और वो एक बार मुड़ के वांग जी की तरफ देखता है और वो बस स्माइल करता है और विंग अपने घर आ जाता है। विंग जो कि आराम से अपने घर में बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसके सामने वांग जी का चेहरा ही आ रहा था सामने। विंग जो कि स्माइल करते हैं और कहते हैं क्या क्या उस ऑफिसर को बोलना नहीं आता था? वो तो बस चुपचाप था। क्या क्या वो गूंगा था क्या? मुझे अगर वो दोबारा दिखा तो मैं उससे पूछूंगा क्या आप गूंगे हो? विंग जो कि ये बातें खुद से कर रहा था और वो खुद ही हंस रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें नाइट का दिखाया जाता है। विंग और चैंग जो कि डिनर कर रहे थे, उसके बाद वो सो जाते हैं। और फिर सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। चैंग जो कि खेत जा चुका था और वो हमेशा की तरह विंग को कहता है लंच लेके मेरे पास आना। विंग कहते ठीक है। उसके बाद विंग जो कि लंच पैक करता है और वो जा ही रहा था और फिर वो चैंग को उसका लंच दे देता है। विंग जो कि वापस आ रहा था, वो देखता है कि आज भी वहाँ पे एक ऑफिसर था, लेकिन ये वो ऑफिसर नहीं है जिसने उससे बात की थी। ये वांग जी था जो कि वहाँ पे शांति से खड़ा था। विंग उसके पास आता है और कहता है आपको बोलना आता है? वांग जी जो कि बस विंग को ही देख रहा था, वो उसकी ये अजीब सी बातें सुन रहा था। वांग जी कहते क्या? वांग जी कहता है क्या? विंग कहता है आपको बोलना आता है क्या? कल मैंने देखा आप चुप थे, आप बोल नहीं पाते क्या? वांग जी कहते मुझे बोलना आता है, बस मुझे बोलना नहीं पसंद। विंग कहते क्या बोलना आता है पर बोलना पसंद नहीं है, तो फिर क्या पसंद है? वांग जी जो कुछ नहीं बोलता। विंग कहते हैं कल मैंने आपकी मदद की थी, लेकिन आपने मुझे शुक्रिया नहीं कहा एक बार भी। वांग जी जो कि बस विंग को देखते और कहते सॉरी। विंग कहते सॉरी, अच्छा चलो ठीक है। विंग जो कि वांग जी को और पकाने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी जो कि बस चुप रहता है। तो विंग अकेला कितना ही बोलता। विंग कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। विंग जैसे जा ही रहा था कि वांग जी कहते हैं क्या तुम्हें इस जगह के और भी रास्तों के बारे में पता है जो जंगलों में है? विंग जिसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और विंग कहते हैं हाँ ये तो मेरा गांव है, मुझे यहाँ के बारे में सब कुछ पता है, आप बताइए आपको क्या बताना है, मैं आपको सब जगह लेके चलता हूँ। विंग कहते क्या तुम्हें सच में सब जगह के बारे में पता है? विंग कहते हाँ मैं तो शुरू से यहीं रहता हूँ, मुझे सब पता है, आप चलिए मैं आपको हर जगह ले जाता हूँ। विंग जो कि बस चटर चटर बोले जा रहा था। वांग जी कहते ठीक है। उसके बाद विंग जो कि अपने हाथ में टिफ़िन लिए वांग जी के साथ चले जा रहा था। विंग जो कि आगे आगे चल रहा था और वांग जी उसे फॉलो कर रहा था। वांग जी जो कि बस सारी चीज़ों को ही देख रहा था। विंग कहता है आपको पता है हमारा गांव बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, यहाँ पे सब कुछ है, यहाँ पे बहुत सुंदर झरना भी है, आपने कभी झरना देखा है? वांग जी जो कि बस विंग को ही देख रहा था कि विंग कैसे बोल रहा है। वांग जी कहते नहीं मैंने वाटरफॉल नहीं देखा। विंग कहते मैं दिखाऊं आपको, आपको पता है हमारा गांव बहुत सुंदर है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। और वो भाग कर आता है और वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। ये पहली बार था कि वांग जी को किसी ने टच किया, वरना आज तक उसने कभी भी किसी ओमेगा से बात तक नहीं की। और ये ओमेगा जिसने उसका हाथ पकड़ लिया और वो भागकर वांग जी को भी अपने साथ खींच करते हुए ले जा रहा होता है और वो उसे बहुत अच्छी जगह ले जाता है। वहाँ पे बहुत प्यारी सी झील थी, चारों तरफ पहाड़ थे, एक छोटा सा घर था। विंग कहते देखिए ये कितनी सुंदर जगह है, हमारे गांव में बहुत सुंदर सुंदर जगह है, मैं आपको सारी जगह दिखाऊंगा।
देखिए कितनी सुंदर है। वांग जी भी फिर उस जगह को देखते हैं और वो भी ये मानता है कि हाँ, ये जगह बहुत सुंदर है। शहरों में तो ऐसी जगहें देखने के लिए होती ही नहीं है। गांव में अभी भी बहुत सी जगहें बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी हैं। विंग कहते चलिए मैं आपको झरना दिखाता हूँ। फिर विंग जो कि देखता है, विंग कहते हैं समय समय तो बहुत ज़्यादा हो गया, इवनिंग हो गई है, घर आने वाले होंगे और अगर मैं घर पे नहीं मिला तो वो गुस्सा करेंगे। वो कहता है सर मैं आपको कल वहाँ घुमा दूंगा, अभी मुझे घर जाना है वरना मेरे गुस्सा करेंगे। वांग जीजू की बस विंग को ही देखता है और कहता है ठीक है तुम जा सकते हो। वांग जीजू की बस वहाँ से जाने ही वाला था। विंग कहता है कल आप मुझे दोपहर में मिलिएगा, ठीक है, फिर मैं आपको हर जगह घुमाऊँगा। वांग जी कहते हैं ठीक है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और विंग भी अपने घर आ जाता है। विंग जो कि भाग भाग के आता है, कहता है गगा पहुँच तो नहीं गए, अगर गगा पहुँच गए तो मुझ पर गुस्सा करेंगे। लेकिन विंग घर आके देखता है तो अभी चैंग घर नहीं आया था। विंग जिसकी सांस में अब सांस आती है और विंग कहता है अच्छा हुआ मैं पहले आ गया वरना गगा मुझ पर गुस्सा करते। ऐसे ही अब दिन बीत रहे थे। विंग जो कि अब रोज ही वांग जी से मिलने लगा था और वो चैंग को लंच देने के बाद वांग जी के साथ ही पूरा समय रहता था। वांग जी को हर जगह घुमाता था और बताता था। वांग जी जो कि पहले बिल्कुल भी बात नहीं करता था लेकिन अब वो थोड़ी थोड़ी बात करने लगा था और वो विंग के साथ अब थोड़ा कंफर्टेबल हो गया था। विंग की जो इतनी सारी बातें हैं वांग जी जो कि बस हमेशा सुनता रहता था और वो विंग को देखता था। वांग जी जो कि जब विंग उसे नहीं देखता था तो वांग जीजू की बस विंग को देखता था और उसके लिप्स देखता था, उसके लिप्स जो हमेशा चलते रहते थे। वांग जीजू की बस विंग के लिप्स पे ही उसकी नज़र रहती थी। ऐसे ही आज विंग वांग जी को एक पहाड़ पे घुमाने लाया था और वो दिखाता है कि ये पहाड़ कितना सुंदर है और आपको पता है इसके सामने ही एक बहुत बड़ा पेड़ है और वह उस पेड़ पे चढ़ के पता है पूरा पहाड़ दिखता है। वांग जी विंग की बात सुनता है और कहते क्या पेड़ पे चढ़ के, क्या तुम पेड़ पे चढ़े हो? विंग कहते हाँ मैं चढ़ा था लेकिन फिर मैं उतर गया। वांग जी कहते क्यों, तुम क्यों उतर गए? विंग कहते गागा आ गए थे ना और गागा के हाथ में बहुत बड़ी स्टिक थी, वो मुझे मारने के लिए बोल रहे थे तो मुझे उतरना पड़ा। मैं नहीं देख पाया कि वहाँ से पहाड़ कैसा दिखता है, लेकिन मैंने सुना है कि वहाँ से पहाड़ बहुत खूबसूरत दिखता है। वांग जीजू विंग को ही देख रहा था और वो सोचता है ये कितना नटखट है, इसके अंदर अभी भी कितना बचपना भरा हुआ है। और वो बस एक स्माइल करता है। विंग और वांग जीजू की ऐसे ही घूम रहे थे पहाड़ों के बीच में, वहाँ पर अचानक ही बारिश होने लग जाती है। विंग जो कि भागता है और कहता है मैं तो गीला हो जाऊँगा और वो भाग रहा होता है। विंग जो कि एक पेड़ के नीचे आ जाता है, बारिश की बूंदें उस पर गिर रही थी, उसके रोप्स जो कि उसकी बॉडी से चिपक गए थे। वांग जी जो कि पूरा गीला हो चुका था और वो विंग को ही देख रहा था। विंग जो कि बस वांग जी को ही देखता है और कहता है ये बहुत खूबसूरत है ना, हमारे गांव का ये सबसे सुंदर पहाड़ है, सभी लोग यहीं पे आते हैं आपको पता है घूमने, और ये बहुत सुंदर है, आप भी बताइए सुंदर है ना? वांग जी जो कि बस विंग को ही देखता है और कहता है हाँ बहुत सुंदर है। और वांग जी अचानक ही विंग के पास आता है और उसके फेस को पकड़ता है और उसे किस कर लेता है। विंग जो कि समझ नहीं पाता कि वांग जी ने ये क्या किया। विंग जो कि ना उसे रोकता है और ना उसे पकड़ता है, वो बस ऐसे ही खड़ा था। वांग जी जो लगातार विंग को किस करता है और ये किस उनकी जो थोड़ी लॉन्ग चलती है। विंग जी से अब थोड़ी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और विंग कहती है मुझे छोड़ो। वांग जी जो विंग को छोड़ देता है। विंग जो कि वांग जी को देखता है और वो अपने लिप्स पे हाथ फहराता है और वो अचानक ही वहाँ से भागने लग जाता है। वांग जी जो उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन विंग नहीं रुकता। विंग जो कि बस आगे की ओर भागता जा रहा था। वांग जी कहता है विंग रुको, विंग रुको, मुझे माफ़ कर दो, विंग रुको ना। लेकिन विंग नहीं सुनता और वो सीधा भाग रहा था बारिश में भीगता हुआ। विंग जो कि भागते भागते अपने घर पहुंच जाता है और वो डोर ओपन करता है और डोर को बंद कर लेता है और डोर पे ही टेक लगा के खड़ा हो जाता है। विंग जिसकी जो धड़कन थी वो बहुत ज़्यादा तेज हो गई थी और विंग जो कि अपने लिप्स पे हाथ फहरा रहा था क्योंकि उस पे वांग जी का जो सलाइवा था वो अभी भी लगा हुआ था।
विंग जिसकी धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज हो गई थी, विंग अपने दिल पे हाथ रख लेता है और कहता है ये मुझे क्या हो गया, मेरी मेरी धड़कनें इतनी तेज कैसे हो गई, ये मुझे क्या हो रहा है। विंग जो कि आता है और वो एक दीवार पे टेक लेके खड़ा हो जाता है और विंग जो कि बस आंखें बंद करता है और उसे यही सब याद आ रहा था कि वांगची ने उसे कैसे पकड़ा और उसे किस कर दिया। विंग जिसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो अपने दोनों हाथों को अपने फेस पे रख लेता है और बस वो ऐसे ही खड़ा होता है। सीन शिफ्ट करके हमें वांगची का दिखाया जाता है। वांगची जो अब अपने कैंप वापस आ चुका था और वो वही सोच रहा था कि क्या क्या विंग को बुरा लगा, ये मैंने क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शायद उसे बुरा लग गया, क्या वो अब मुझसे मिलने आएगा, शायद वो नहीं आएगा, उसे बुरा लगा होगा, ये मैंने क्या किया, मैं खुद पे कंट्रोल क्यों नहीं कर पाया। लेकिन मैं क्या करूं, मैंने जब से उसे देखा है और जब से हम मिलने लगे हैं मेरी नज़र जो कि हमेशा उसके लिप्स पर ही जाती है। और कल जब वो बारिश में भीगा तो बस मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैंने उसे किस कर दिया। मुझे खुद को रोकना चाहिए था। शायद ये मेरा एक किस हमारी जिंदगी भर की जुदाई का कारण ना बने। वांगची जो कि बस यही सोच रहा था और वो लेटा हुआ था, उससे नींद नहीं आ रही थी। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि बिस्तर पे ही लेटा हुआ था, वहाँ पे चैंग आता है। चैंग भी पूरा गीला हो गया था और वो आता है तो देखता है विंग बिस्तर पे लेटा हुआ था। चैंग जो कि फिर अपने रोब्स चेंज करता है और विंग के पास आता है और वो कहता है विंग क्या हुआ, तुम ऐसे लेटे क्यों हो, क्या तबीयत ठीक नहीं है। विंग कहता है नहीं काका ठीक हूँ। और जो चैंग होता है वो विंग के फोरहेड पे हाथ रख के चेक करता है तो विंग को फीवर हो गया था। चैंग कहता है क्या हुआ, क्या तुम बारिश में नहाए। विंग कहते नहीं काका मैं नहीं नहाया। चैंग कहता है तुम्हें इतना फीवर कैसे हो गया और वो फिर विंग के जो सर पे पट्टी रखना शुरू कर देता है। विंग जो कि बस यही सोच रहा था क्या एक किस करने से फीवर हो जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें फिर मॉर्निंग का दिखाया जाता है। नाइट शो बीत चुकी थी। चैंग जिसने पूरी रात विंग का ध्यान रखा था और अब विंग ठीक था। चैंग कहता है मैंने खाना बना दिया है और मैं खाना खुद ही ले जा रहा हूँ, तो तुम आज घर में आराम करना ठीक है, कहीं बाहर मत जाना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। विंग कहता है जी काका। उसके बाद चैंग चला जाता है। विंग जो कि बस यही सोच रहा था कि क्या मैं वांगची से मिलने जाऊँ। विंग कहता अब तो मैं ठीक हूँ, मेरा बुखार भी उतर गया, चला जाता हूँ, मुझे उनको घुमाना भी तो है और वैसे भी जमींदार अंकल ने कहा था कि वो हमारे रक्षक है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। और विंग जो कि तैयार हो जाता है और फिर वो वांगची का वेट करता है जहाँ पे वो रोज करता था। वांगची वहाँ आ जाता है और वो विंग को देख के स्माइल करता है और कहता है क्या विंग तुम आ गए। विंग कहता है हाँ मैं आ गया, लेकिन विंग जिसका फेस थोड़ा आज उतरा हुआ था। वांगची विंग के पास आता है और कहता है विंग तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है। विंग कहता है कल मुझे बुखार हो गया था। क्या एक किस करने से बुखार हो जाता है। वांगची जब ये सुनता है तो वो विंग को घूर के देखता है और कहता है क्या। विंग कहता है हाँ आपने मुझे किस किया था ना तो मुझे बुखार हो गया। वांगची कहता है सच में बुखार हो गया। विंग कहता है हाँ पता है गगा ने पूरी रात पट्टी रखी थी तब जाके मेरा बुखार उतरा है। वांगची जो स्माइल करता है और वो आकर अचानक ही विंग को हक कर लेता है। विंग जो कि बस हैरान हो जाता है और वो कहता है क्या आप ये क्या कर रहे हो। वांगची कहता है सॉरी और वो विंग से दूर हट जाता है। वांगची कहते आज तुम मुझे कहाँ घुमाने वाले हो। विंग कहता झरने के पास, मैंने कहा था ना हमारे गांव में बहुत सुंदर एक झरना है, चलो मैं आपको वहीं घुमाता हूँ। वांगची कहता है ठीक है चलो। फिर वो दोनों झरने की ओर जाते हैं। वांगची देखता है कि झरना तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और बहुत ज़्यादा बड़ा था। विंग कहता देखो ये है ना खूबसूरत। वांगची जो कि बस विंग को ही देखता रहता है और कहते हैं हाँ बहुत खूबसूरत है। विंग जो कि फिर उस पानी के पास जाता है और वो वहाँ खेलने लग जाता है। विंग जो ध्यान नहीं देता लेकिन उसके जो रोप्स थे वो गीले हो जाते हैं और उसकी बॉडी जो अब विजिबल हो रही थी। वांगची जिसकी नज़र अब विंग की बॉडी पे जाती है वो देखता है विंग की स्लिम बेली, उसकी बैक, और उसकी नज़र अब कहीं और जाने ही वाली थी कि विंग अपने हाथों को अपने दोनों मतलब बॉडी पे छुपा लेता और कहता आप ये क्या कर रहे थे, आप मुझे ऐसे ऐसे क्यों देख रहे थे। वांगची कहते नहीं मैं तुम्हें देख नहीं रहा था।
विंग कहते नहीं, आप मुझे देख रहे थे, मैंने देख लिया। आपकी नज़र कहाँ थी? वांग जी जो कि अब कुछ कहने और समझने का मतलब उसे मौका नहीं मिलता, वो कहते नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं देख रहा था। विंग कहता सच में आप मुझे नहीं देख रहे थे ना? वांग जी कहते नहीं, मैं तुम्हें नहीं देख रहा था, मुझ पे बिलीव करो। वांग जी जब ये कह रहा था तो उसकी जो नज़रें थी वो झुकी हुई थी, क्योंकि वांग जी इस समय झूठ बोल रहा था। वांग जी जो कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन आज पहली बार वो झूठ बोल रहा था। विंग कहता ठीक है, फिर आपने झरना देख लिया, अब मैं चलता हूँ। वांग जी कहता इतनी जल्दी जा रहे हो? विंग कहते हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं जा रहा हूँ। वांग जी कहते ठीक है, विंग कल आओगे? विंग कहते आऊँगा, और विंग वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो कि अपने कैंप में आ गया था। वांग जी जो पहले कभी स्माइल नहीं करता था, और आज उसके चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल थी। वहाँ पर कुछ सैनिक आते हैं और वो वांग जी को देख रहे थे, और वो कहते हैं सर, आज आपके चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल है, क्या कोई बात है? सर हमें बताइए। वांग जी कहते नहीं तो मेरे फेस पे कहाँ स्माइल है? मैं कहाँ खुश हूँ? मैं तो खुश नहीं हूँ। वांग जी जो कि वहाँ से चला जाता है। सारे सैनिक देख रहे थे कि आज पहली बार उनके जो ऑफिसर हैं उनके फेस पे एक स्माइल थी। वांग जी जो कि अपने टेंट में आ जाता और वो स्माइल कर रहा था, और वो अपनी आंखें बंद करता तो उसके सामने विंग का वही फेस, उसकी स्लिम बेली, बैक, यही सब नज़र आ रहा था। वांग जी कहता है मैं उस ओमेगा के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? वो तो मुझसे काफ़ी छोटा है। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि अब अपने घर में था, और विंग जो कि शीशे के सामने खड़ा था, उसने अपने रोब्स चेंज कर लिए थे, और विंग जो कि यही सोच रहा था कि वो मुझे देख रहे थे, मैंने देख लिया था, मैं तिरछी नज़र से देख रहा था कि वो देख रहे हैं मुझे, पर उन्होंने कहा कि वो नहीं देख रहे। शायद ये मेरा ही भ्रम होगा, वो मुझे नहीं देख रहे थे ना। और विंग जो कि खुद से ये सब बातें कर रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है। वांग जी जो कि आज भी विंग का ही वेट कर रहा था, लेकिन विंग नहीं आया था। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि चैंग के साथ ही वहाँ पे बैठा हुआ था, और वो कहते हैं आज मैं खेतों में नहीं जा रहा हूँ, आज हम बाज़ार जाएंगे, लालटेन फेस्टिवल आने वाला है, उसके लिए तुम्हारे लिए नए रोब्स लेने हैं ना, तो हम दोनों आज बाज़ार जाएंगे। विंग जब ये सुनता है तो बहुत खुश होता है और कहते हैं हाँ गगा, मेरे को भी नए रोब्स लेने हैं। चैंग कहते हैं हाँ, तुम्हारे लिए ही लेने चलेंगे आज, चलो जल्दी तैयार हो जाओ। विंग जो कि जल्दी से तैयार हो जाता है। उसके बाद वो दोनों भाई घर से निकल जाते हैं और वो दोनों बाज़ार जाते हैं। वहाँ पे वो बहुत सारे जो रोब्स है वो देखते हैं, लेकिन विंग जिसे एक ब्लैक और रेड कलर का रोब्स बहुत पसंद आता है। चैंग कहते हैं क्या तुम्हें ये पसंद है? विंग कहते हैं हाँ गगा, मुझे ये बहुत पसंद आया और मुझे यही लेना है, और इसके साथ में एक फ्लूट भी है गगा, मुझे वो भी चाहिए, मुझे वो भी दिलाओ। चैंग कहते हैं ठीक है, तुम्हें जो लेना है ले लो, मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हें दिलाने ही लाया हूँ। और वो विंग को दिला देता है। विंग जो कि बहुत खुश होता है उस फ्लूट को पाके, और वो कहते हैं गगा आप नहीं लोगे? चैंग कहता है मैं लूँगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में, अभी मेरे पास बहुत सारे हैं, मैं बाद में ले लूँगा। विंग जो कि समझ जाता है कि चैंग के पास अभी इतने पैसे नहीं है कि वो अपने लिए भी ले ले। विंग कहते गो मेरे भी वापस कर दो, मुझे भी नहीं चाहिए, मेरे पास भी हैं। चैंग कहते नहीं, तुम्हारे लिए ही तो लेने आए थे, और तुम्हें ये बहुत पसंद है ना, तो बस अब तुम इसे रखो। विंग जो कि थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन वो बच्चा ही था तो फिर वो खुश हो जाता है। ऐसे ही ये दिन भी बीत जाता है, और हमें सीन शिफ्ट करके अगले दिन का दिखाया जाता है। विंग जो कि तैयार हो रहा था, चैंग जो कि खेतों में जा चुका था, और विंग जो कि चैंग को खाना देकर फिर वांग जी से मिलने के लिए जाने वाला था। विंग जिसने चैंग को खाना दे दिया था, और वो आज वहीं पे वांग जी का इंतज़ार कर रहा था। विंग जो कि आज थोड़ा जल्दी पहुंच गया था, और वो बहुत ज़्यादा खुश था, और वो वांग जी का इंतज़ार करता है। वहाँ पे वांग जी आता है, और वो थोड़ा गुस्से में था, और वो कहता है कल क्यों नहीं आए थे? तुम्हें पता है मैं इंतज़ार कर रहा था। विंग कहता है तो मैंने कहा था इंतज़ार करने के लिए, मैं तो गगा के साथ बाज़ार गया था, और गगा ने मुझे बहुत सारे रोब्स दिलाए हैं, और देखो ये फ्लूट भी दिखाई हैं, और गगा ने मुझे और भी चीज़ें दिखाई हैं। वांग जी जो कि बस उसकी बातें सुन रहा था, और वो कहता है हमेशा गगा गगा, तुम्हारे होठों पे तुम्हारे गगा के अलावा किसी और का नाम नहीं आ सकता क्या? वांग जी कहता ये क्या कह रहे हो आप, वो मेरे गगा हैं, तो उनका नहीं आएगा तो और किनका आएगा, आपका?
वांग जी जो कि अब विंग को कहते हैं हाँ मेरा मेरा नहीं आ सकता। विंग कहता है आप आपका क्यों आएगा। वांग जी जब ये सुनता है तो वो थोड़ा गुस्से में हो जाते हैं और वो आकर विंग को किस कर लेता है और कहता है तुम्हारे तुम्हारे लिप्स पे हमेशा मेरा ही नाम होना चाहिए, समझे। और वो विंग को फिर किस करता है। विंग जो कि उसे रोकता है और कहता है आप ये क्या कर रहे हैं, आपने मुझे पहले पहले भी किस किया था तो मैं कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन आप मुझे ऐसे हमेशा किस नहीं कर सकते। वांग जी कहता है क्यों क्यों नहीं कर सकता। विंग कहता है क्यों 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 नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर सकते, ये चीज़ थोड़ी ना करते हैं किसी के साथ। वांग जी कहते हैं क्यों क्यों नहीं कर सकते, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो क्या मैं ये कर नहीं सकता। विंग कहता है पसंद करता हूँ लेकिन आपने तो कभी मुझे प्रपोज नहीं किया ना। वांग जी कहता है प्रपोज नहीं किया, रुको अभी करता हूँ। वांग जीजो की अपने हाथों में से एक रिंग निकालता है और वो घुटने के बल बैठ जाता है और कहता है विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट करोगे। विंग कहता है अभी बोला कि नहीं किया और फिर अब अचानक ही प्रपोज कर दिया, मैं क्या करूँ। वांग जी कहते हैं क्या करूँ क्या मतलब, हाँ करूँ, तुम्हें हाँ करना होगा, मैंने तुम्हें प्रपोज किया है। वे कहता है लेकिन प्रपोज करने के बाद तो दूसरे की मर्जी होती है ना कि वो हाँ करे या ना करे। वांग जी कहते हैं अच्छा तो क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते, बिना पसंद किए ही मेरे साथ इतना समय बिता रहे हो, बोलो मेरे साथ घूम रहे हो और तुमने मुझे रोका भी नहीं जब मैंने तुम्हें किस किया। विंग जो कि बस अब चुप हो जाता है और विंग फिर उस रिंग को ले लेता है और पहनता है, लेकिन विंग देखता है कि वो रिंग उसे ढीली थी। विंग कहता है ये तो ढीली है। वांग जी कहता है कोई बात नहीं अभी इसे पहन लो, बाद में मैं तुम्हारे लिए दूसरी लाऊंगा। और वो विंग को हक कर लेता है। विंग कहता है ऐसे ऐसे कौन प्रपोज करता है, ऐसे तो लग रहा है कि आप मुझे डांट रहे हो। वांग जी जो कि अब एक स्माइल करता है। वांग जी जिसने बहुत हिम्मत करके ये सब किया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरता था, उसने कभी अपनी बात किसी से शेयर नहीं की थी और यहाँ पे विंग को प्रपोज करना था, ये काम उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा था। वांग जी जो कि बाहर से बहुत जल्दी जल्दी ये सब कर रहा था और बहुत लाउड होके बोल रहा था, लेकिन अंदर से वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ घबराया हुआ था। और वांग जब एक स्माइल करता है और कहता है तुमने मेरे प्यार को एक्सेप्ट किया ना। विंग कहता है हाँ मैंने एक्सेप्ट किया, लेकिन आप मुझे छोड़िए ना, आप बहुत ज़्यादा टाइट हक करते हैं। वांग जी देखता है कि विंग के हाथों में एक पॉली बैग था। वांग जी कहता है इसमें क्या है। वे कहते हैं मैं आपको रोप्स सिखाने आया था, गागा ने मुझे नए रोप्स दिलाए हैं और एक फ्लूट भी दिखाई है, कल लालटेन फेस्टिवल है ना उसके लिए। वांग जी कहते हैं लालटेन फेस्टिवल। वे कहते हैं हाँ आपको नहीं पता कल लालटेन फेस्टिवल है, कल यहाँ पे बहुत बड़ा उत्सव है, कल सभी लोग तैयार होंगे और यहाँ पे एक जश्न होगा, आप आएंगे उसमें। वांग जी कहता है मैं आऊँगा, वो तो अभी मुझे नहीं पता। विंग कहता है लेकिन मैं तो आऊँगा क्योंकि गागा ने बोला है हम आएंगे। विंग जो कि बहुत खुश हो रहा था, वांग जी भी स्माइल करता है और कहता है ठीक है। और फिर वो दोनों ऐसे ही बातें करते हैं। वांग जी जो अब अपने कैंप में चला जाता है, वहाँ पे जाकर उसे पता चलता है कि कल यहाँ पे लालटेन फेस्टिवल है और गांव वालों ने उन्हें निमंत्रित किया है, वहाँ पर एक छोटा सा जश्न होगा, वहीं पे उन सारे सैनिकों को बुलाया गया है। वांग जी जिसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और कहता है अच्छा तो ये त्यौहार है। वांग जी भी बहुत खुश होता है और वो जो कि रेडी होता है क्योंकि उस त्यौहार में सभी लोगों ने ट्रेडिशनल जो क्लॉथ थे वो वेयर कर रखे थे। वांग जी जिसके पास भी एक ट्रेडिशनल क्लॉथ होते हैं और वो डिसाइड करता है कि वो कल वही पहनेगा। सीन शिफ्ट करके अब हमें कल यदि उस फेस्टिवल का दिखाया जाता है, पूरा गांव जो सजा हुआ था लालटेन से, सभी लोग जिसने मतलब ट्रेडिशनल क्लॉथ पहन रखे थे, गांव वाले तो पहनते ही थे लेकिन आज जो आर्मी वाले थे उन्होंने भी पहन रखे थे। वांग जी जिसने ब्लू कलर के जो हानफू है वो पहन रखे थे और विंग जिसने ब्लैक और रेड कलर के, विंग जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। वांग जी वहाँ आ जाता है, विंग जो कि चैन के साथ ही था और वो वांग जी को दूर से इशारा करता है हेलो का। वांग जी भी उसका इशारे का रिप्लाई करता है। उसके बाद विंग जो कि पूरे गांव में घूम रहा था और वहाँ पे जश्न मनाया जा रहा था, चैंग भी वहाँ पे ही बैठ जाते हैं और सभी लोग वहाँ पे नाच गाना कर रहे थे।
और विंग की भाग कर वांग जी के पास आता है और कहता है देखो देखो मेरे रोब्स देखो कैसे हैं। वांग जी कहता है तुम्हारे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और तुम इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। विंग कहता है वैसे आपके भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और आपने आपने कहाँ से लिए, ये तो बहुत सुंदर हैं। वांग जी कहता है ये तो मैं अपने घर से लाया था, ये मेरी माँ ने मेरे लिए पसंद किए हैं। उन्हें इन रोब्स का बहुत ज़्यादा शौक़ था, उन्होंने हमारे लिए बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल ड्रेस रखी हैं। विंग कहता है हमारे लिए। वांग जी कहते हैं हाँ मेरे बड़े भाई हैं शिचैन, उनके लिए भी, और मेरी फैमिली में मेरी माँ और मेरे एक बड़े भाई हैं, बस हमारे और कोई नहीं है। विंग कहता है मेरी फैमिली में तो बस मैं और मेरे गोगा ही हैं और कोई नहीं है, हम दोनों ही एक दूसरे की फैमिली हैं। ये कह के वो डांस कर रहा था और वांग जी को भी खींचता है और कहता है आप भी आइए, आप भी डांस कीजिए। सभी लोग वहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं, बहुत से लोग वहाँ पे ड्रिंक कर रहे होते हैं। गाँव की एक मशहूर जो कि ड्रिंक होती है वो वांग जी को दी जाती है जिसमें कि नशा होता है। विंग जो कि वो वहीं पे खड़ा होता है और वो ड्रिंक उसे भी दी जाती है। चैंग जो कि बस यही देख रहा था और वो विंग के पास आता है और कहता है विंग ये सब मत पियो, तुम्हें पता है ना। विंग कहता है ठीक है काका मैं नहीं पीऊँगा। विंग जो कि फिर उस टाइम वो उसे रख देता है, लेकिन चैंग के जाने के बाद वो ड्रिंक को पी लेता है। विंग जो कि अब फुल नशे में हो चुका था और वो और वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा डांस कर रहे थे। विंग जो कि अब भाग रहा था और वांग जी को कहता है मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ के दिखाओ। वांग जी कहते हैं अच्छा मुझसे आज तुम बच नहीं पाओगे, और वो विंग को पकड़ रहा था। विंग जो कि भाग रहा था। विंग अब उन लोगों से काफ़ी दूर आ चुका था और वो जो गांव के आखिरी घर सा था, मतलब वो एक जगह थी कह सकते हो घूमने की, वहाँ पे आ जाता है और विंग जो कि वहीं पे छुप जाता है। वांग जी वहीं पे आता है और कहता है विंग विंग बाहर निकलो। विंग जो कि बहुत हंस रहा था, उसने अपने मुंह पे हाथ रख लेते और कहता है आप मुझे ढूंढ नहीं पाओगे, ये मेरी सीक्रेट जगह है। और वो ऐसे ही चुपचाप मतलब बातें कर रहा था। वांग जी जो उसकी आवाज़ सुन लेता है वो अचानक ही विंग के पास आता है और विंग के हाथों को पकड़ लेता है और बैक साइड मोड़ देता है। विंग कहते ये आप क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है क्यों, तुम्हारी सीक्रेट जगह मैंने ढूंढ ली, बोलो ये तुम्हारा सीक्रेट। विंग कहता है मेरे हाथ को छोड़िए, आपने मेरे हाथ को ऐसे क्यों मोड़ा है। वांग जी कहते हैं नहीं छोड़ूंगा तो क्या कर लोगे। विंग कहता है क्यों नहीं छोड़ोगे, मैं अपने काका को बता दूंगा। वांग जी कहता है बुला के दिखाओ, दम है तो सच में अपने काका को बुला के लाओ। विंग जो कि बस वांग जी से के हाथों को खुद से छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी जो कि उसे अचानक ही वॉल पे प्रेस कर देता है और वो विंग के जो रोप्स है उसके ऊपर से उसकी नेक पे किस करने लग जाता है। विंग कहता है आप ये क्या कर रहे हो। विंग जी से समझ में आ रहा था कि वांग जी जो कि अब थोड़ा मतलब रोमांटिक हो रहा है। विंग जो कि घबरा रहा था और विंग कहता है ये क्या कर रहे हो आप, ये नहीं करना चाहिए, शादी से पहले ये सब नहीं करना चाहिए। वांग जी कहते हैं शादी भी कर लूँगा, लेकिन आज मैं ये कर ही रहूँगा। और वो विंग को जो कि वहीं पे जो फ्लोर था वहीं पे लिटा देता है। विंग कहते हैं ये क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये ठीक नहीं है। वांग जी कहता है कुछ गलत नहीं है, मैं प्यार करता हूँ और मैं ये कर सकता हूँ, और शादी तो मैं तुमसे करूँगा ही। और वो विंग को किस करने लग जाता है। विंग जो कि बहुत डर रहा था और वो काँप रहा था। वांग जी जो से किस करता है, विंग जो कि पूरा काँप रहा था और वो मना करता है, लेकिन वांग जी कहते हैं क्या मुझसे प्यार नहीं करते। विंग जो कि बस वांग जी को देख रहा था और वांग जी उससे दूर हट के जा रहा होता है। विंग अचानक ही वांग जी को पकड़ता है और अपने ऊपर खींच लेता है और कहता है करता हूँ, प्यार करता हूँ, कर सकता हूँ। और फिर विंग खुद ही वांग जी को किस करता है और वांग जी भी विंग को किस करता है और वो दोनों ऐसे वहाँ पे रोमांटिक होना शुरू हो जाता है। विंग और वांग जी दोनों ही ये सब पहली बार कर रहे थे, जिससे उन दोनों को ही प्रॉब्लम हो रही थी। विंग जिससे चाहता विंग जो कि रोने लग जाता है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वांग जी कहते हैं विंग रो मत। विंग बस पहली बार में तुम्हें पेन होगा, उसके बाद तुम्हें अच्छा लगेगा, मुझ पे भरोसा करो, मैं तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। और विंग जो कि बस रो रहा था। वांग जी फिर उसे किस करते हैं और वो दोनों मतलब वही सब करना शुरू कर देते हैं। वांग जी जो विंग के साथ इस समय यात्रा कर रहा था और विंग जो कि बस रो रहा था। विंग जो कि थोड़ा थोड़ा होश में था, वांग जी भी होश में था, वो दोनों प्रॉपर बिल्कुल नशे में अभी नहीं थे, इस टाइम वो थोड़ा होश में थे। और वांग जी जो कि अब विंग के ऊपर ही मतलब गिर जाता है और वो कहता है विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग कहता है मैं भी प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है। वांग जी कहता है किस लिए डर लग रहा है। विंग कहता है अगर कुछ हो गया तो।
वांग जी कहता है तुम डरो मत, मैं तुमसे शादी करूँगा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हारे साथ हमेशा मैं रहूँगा, ठीक है, तुम्हें बिल्कुल नहीं डरना, ठीक है ना। विंग जो कि बस डरता है और वो वांग जी को हक कर लेता है और फिर वांग जी को हक करके वहीं पर लेट जाता है। वो दोनों अपनी फर्स्ट नाइट वहीं बिता देते हैं और फिर सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। विंग जिसकी अब आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो वांग जी के साथ लेटा हुआ है और उसके ऊपर और वांग जी के ऊपर कोई क्लॉथ नहीं है। उन दोनों ने वांग जी के जो रूफ थे उससे ही खुद को ढक रखा है। विंग जो कि उठता है और वो रोने लग जाता है। विंग की ये रोने की आवाज़ सुन के वांग जी उठता है और कहता है विंग विंग क्या हुआ। विंग कहता है ये गलत हो गया, ये गलत है, ये गलत हो गया, काका को पता चल गया तो क्या होगा, अगर सबको पता चल गया तो क्या होगा। वांग जीजू की बस विंग को देखता है और उसे हक कर लेता है और कहता है तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सब मैंने किया है और मैं इसकी जिम्मेदारी लूँगा, मैं तुमसे शादी करूँगा, तुम घबराओ मत। और ये कह के वो विंग के फोरहेड पे एक किस करता है। उसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। विंग जो कि अपने घर आ चुका था और वांग जी भी अपने कैंप जा चुका था। सीन शिफ्ट करके हमें आफ्टरनून का दिखाया जाता है। वांग जी जो कि अपने कैंप में था और वहाँ पे एक मीटिंग हो रही थी और मीटिंग में ये बताया जा रहा था कि वहाँ पे हमारी कंट्री में एक जगह वॉर होना शुरू हो गई है और अब हम सभी को वहाँ पे जाना होगा वॉर में पार्टिसिपेट करने और वहाँ पर हमारी जो वॉर है वो दूसरे देश के साथ होने वाली है और सभी लोग जो कि तैयार हो जाए, हमें अभी इवनिंग में ही निकलना होगा। वांग जी जो कि बस ये सब सुन रहा था और वांग जी जो कि सोच रहा था क्या मुझे वॉर पे जाना होगा, लेकिन मुझे उससे पहले विंग से एक बार मिलना होगा। और वांग जी जो कि वो भी अपनी पैकिंग करता है और वो फिर विंग के पास एक मैसेज भेजता है मिलने का। वांग जी जो विंग का जहाँ पे इंतज़ार करता है वहीं पे आ जाता है और विंग भी अब आ जाता है। विंग कहता है मुझे इस समय क्यों बुलाया, थोड़ी देर बाद कोको आने वाले हैं, वो गुस्सा करेंगे। वांग जी कहता है मैं जा रहा हूँ विंग। विंग कहता है जा रहा हूँ मतलब। वांग जी कहता है विंग वॉर छिड़ गई है, मुझे वहाँ पे जाना होगा, हमारी पूरी कैंप वहाँ जा रही है और शायद हम इवनिंग में निकल जाए। विंग जो कि रोने लगते हैं और कहते हैं तुमने तो कहा था कि तुम साथ रहोगे और तुम ऐसे मुझे छोड़ के जा रहे हो। वांग जी कहता है मैं छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, मैं वापस आऊँगा, मैं तुमसे शादी करूँगा और मैं अभी बस वॉर में जा रहा हूँ, तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं वापस आऊँगा, ठीक है। और तुम घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। विंग जो कि रो रहा होता है कहता है नहीं नहीं मुझे डर लग रहा है। वांग जी कहता है नहीं तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं आऊँगा, मेरा इंतज़ार करना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और वो विंग के फोरहेड पे किस करता है और विंग के लिप्स पे। विंग कहता है मैं इंतज़ार करूँगा, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। वांग जी कहता है ठीक है मैं वापस आऊँगा, तुम डरना मत, घबराना मत। और वो विंग के फिर से लिप पे किस करता है और कहता है ठीक है विंग अब मैं जा रहा हूँ, मुझे वॉर में जाना है, ठीक है। विंग कहता है ठीक है अपना ध्यान रखना और जल्दी मेरे पास वापस आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। वांग जी कहते हैं और वांग जी वहाँ से चला जाता है। वांग जी जो अब जा रहा था और वांग जी जीप में था। विंग जो कि उसे मतलब जो पहाड़ है उस पर खड़े होकर देख रहा था। विंग जो कि भागकर दूसरे पहाड़ पे जाता है कि वांग जी वहाँ से दिखे और वो लगातार वांग जी को देख रहा था। थोड़ी देर में वांग जी उसकी नज़र से दूर हो जाता है और विंग कहते हैं मैं आपका इंतज़ार करूँगा, आप जल्दी आना। और विंग जो कि अब अपने घर चला जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो कि अब वॉर में आ चुका था और वो भी दूसरी देश के साथ वॉर में उनका साथ दे रहा था। वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा लड़ रहा था, वो मिसाइल से भी हमले कर रहा था और वो जो तोप है वो भी चला रहा था। वो देखता है कि बहुत सारे जो सैनिक थे वो इस वॉर में मर चुके थे। वांग जी जिसके चेहरे पे भी बहुत सारा ब्लड लगा था और वो दूसरे जो कंट्री वाले सैनिक थे उनसे युद्ध कर रहा था। वो लोग जो कि बहुत हमले कर रहे थे, वांग जी भी उन पे हमला कर रहा था। यहाँ के बहुत सारे लोग जो कि उन पे मिसाइल वगैरह भी छोड़ रहे थे। युद्ध जो कि बहुत ज़्यादा भयानक हो चुका था, उसमें बहुत सारे सैनिक मर चुके थे और बहुत सारे सैनिकों को चोट लग चुकी थी। वांग जी जो कि दूसरे पे हमला कर ही रहा था कि वांग जी के पास में ही एक बम गिरता है जो कि वांग जी भी उससे घायल हो जाता है। वांग जी के सर पे बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है और वांग जी जो कि वहीं पे बेहोश हो जाता है। वहाँ पे कुछ सैनिक आते हैं और वो वांग जी को उठाते हैं। ये युद्ध अब समाप्त हो चुका था और वांग जी
जो कि मतलब उनकी कंट्री थी, वो ये युद्ध जीत चुके थे। सब जगह इस युद्ध की बहुत ज़्यादा बातें चल रही थी। विंग को भी पता चला था कि युद्ध ख़त्म हो चुका है और विंग अब बहुत खुश होता है। वो कहता है अब वो मुझे लेने आएंगे, बस वो जल्दी आ जाए, मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। वांग जी, जिसके सर पे बहुत ज़्यादा गुम चोट लगी थी, जिस कारण वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा दिनों तक बेहोश था, वहाँ पर वांग जी की फैमिली आती है। मैडम लैन आती हैं और उसका बड़ा भाई शिचेन आते हैं और वो वांग जी को देख रहे थे। वांग जी, जो कि उन्हें बिल्कुल भी पहचान नहीं रहा था, वो कहते आप कौन? मैडम लैन कहती बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ और ये तुम्हारा भाई है, क्या तुम भूल गए? वांग जी, जो कि बस उन्हें देख रहा था, वहाँ पे कुछ ऑफिसर आते और कहते सर ये आपकी मदर और ये आपके ब्रदर हैं। वांग जी, जो कि बस उन्हें देख रहा था। उसके बाद मैडम लैन कहती है क्या मैं अपने बेटे को अपने घर ले जा सकती हूँ? अब तो वॉर ख़त्म हो चुकी है ना। वो सोल्जर कहते हैं हाँ आप ले जा सकते हो, वैसे भी सर इस समय बहुत ज़्यादा बीमार हैं। और मैडम लैन जो वांग जी को अपने घर ले आती हैं। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि अपने नॉर्मली काम करता है, जो जैसे वो पहले करता था, अपने भाई को लंच देना और वापस घर आना। लेकिन विंग अब कुछ चीज़ें महसूस करता है कि उसे ऐसे लगता है कि वो थोड़ा मोटा हो गया। और विंग जिसकी तबीयत अब थोड़ी ख़राब रहती है, चैंग जी से समझ नहीं आता कि विंग को अचानक क्या हो गया। उसे बहुत ज़्यादा वोमिट हो रही होती है और उसके जो बॉडी है उसमें पेन भी होता है। चैंग जो कि आज अपने साथ एक वैद्य को लेकर आया था और वो कहता विंग इधर आओ। विंग कहता जी काका। चैंग कहता है विंग मैं आज वैद्य को लेकर आया हूँ, तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी ना, तो ये तुम्हारी जांच करेंगे और अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो ये उसके लिए औषधि भी देंगे। विंग कहता है ठीक है काका। विंग जो कि वहीं पे लेट जाते हैं और वो वैद्य विंग को चेक करते हैं। वो वैद्य जब विंग को चेक करते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं और वो उस रूम से बाहर निकल आते हैं और वो चैंग के पास जाते हैं और बताते हैं कि विंग तो 4 मंथ प्रेग्नेंट है। वैद्य जो वहाँ से चले जाते हैं, चैंग जो अंदर आता है। विंग जिसने वैद्य की बात सुन ली थी और विंग रो रहा था। चैंग कहता है विंग ये किसने किया? विंग बताओ मुझे ये किसने किया? तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हो विंग? तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई, ये किसने किया? विंग बताओ मुझे। विंग जो कि बहुत रो रहा था, वो लगातार रो रहा था। चैंग कहता है विंग रो मत, मुझे बताओ मेरे भाई ये किसने किया? विंग जो कि रोते और कहते वांग जी ने। चैंग कहता है ये वांग जी कौन है? विंग कहते वो आर्मी ऑफिसर मिले थे ना, वो उनमें से एक का नाम वांग जी है जो हमें जमींदार अंकल के यहाँ मिले थे। चैंग कहते क्या उसने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की? विंग कहते नहीं उन्होंने ज़बरदस्ती नहीं करी, मैं वो। चैंग कहते हैं मुझे साफ साफ बताओ क्या मैं वो? विंग कहते हैं हाँ हम प्यार करते हैं। चैंग कहते क्या प्यार करते हो? कब से ये सब कब से चल रहा है? विंग जो कि रोने लगते हैं और वो बहुत रो रहा था। चैंग कहता है मुझे बताओ ये सब कब से चल रहा है? विंग कहता है जब हम जमींदार अंकल के इधर गए थे उसके अगले दिन वो मिले और उन्होंने कहा कि मैं उन्हें ये पूरी जगह घुमाऊं और हम ऐसे ही मिलने लगे। हम ऐसे मिलने लगे और हमारे बीच प्यार हो गया। और हम जब वो लालटेन फेस्टिवल पे मिले तो हमसे ये गलती हो गई। वहाँ चैंग जो कि बस विंग को ही देख रहा था और वो कहता है ये गलती नहीं, ये बहुत बड़ी गलती है, मैं तुम्हें अब कैसे बचाऊं? तुम बताओ मैं क्या करूं? चैंग जो रोने लग जाता है। विंग जो कि चैंग के पास आता है और कहते हैं गगन नहीं ये गलती नहीं है, वो मुझसे प्यार करते, वो मुझसे प्यार करते, उन्होंने कहा है वो मुझसे शादी करेंगे। चैंग कहता है तुम्हें सिर्फ उसका नाम पता है क्या? तुम्हें उसके बारे में कुछ और पता है? बोलो क्या पता है? विंग कहता है नहीं मुझे नहीं पता उनके बारे में, बस उन्होंने मुझे एक चिट्ठी भेजी है कि वो वॉर के बाद मुझसे मिलने आएंगे। चैंग कहता है दिखाओ मुझे वो चिट्ठी। विंग जो कि वो चिट्ठी दिखाता है, उस पर वहाँ पे कोई एड्रेस लिखा था। चैंग जो कि बस रोता है और कहता है विंग मैं क्या करूँ तुम्हारा?
समय जो ऐसे ही बीत रहा था, विंग जिसकी बेली अब शो होने लग गई थी, विंग जिसने घर से निकलना बिल्कुल बंद कर दिया था, चैंग भी उसे बिल्कुल भी निकलने नहीं देता था। चैंग जो कि आज घर में था और वो ये सोच रहा था कि वो विंग को कब तक घर में ऐसे रख सकता है, कभी ना कभी तो विंग को घर से निकलना ही होगा और ये बात सबको पता चल जाएगी। अगर ये बात सबको पता चल जाएगी तो क्या होगा, सब लोग क्या सोचेंगे और विंग के साथ क्या क्या होगा। चैंग जो कि यही सब सोच रहा था, विंग जो कि अपनी बैली पकड़ के चैंग के पास आता है और कहते, गोगा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे ये गलती हो गई। चैंग कहता, नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, गलती उसकी भी है, उसे भी सोचना चाहिए था, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है, उसे ये सब नहीं करना चाहिए था। विंग जो कि बस रो रहा था और विंग के रोने की वजह से उसकी जो बेली है उसमें पेन होता है। चैंग कहते हैं, विंग तुम रो मत, तुम्हारी बेली पे असर जाएगा, और वो विंग को वहीं पे बैठा देता है। चैंग जो कि फिर कहते हैं, ठीक है विंग, मैं खेतों में जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। विंग कहते, जी काका। विंग जो कि अपने घर में था और वो बिस्तर पे ही लेटा हुआ था। ऐसे ही समय बीत रहा था। विंग जिसको अब 8 मंथ हो चुके थे और वांग जी का कोई नामो निशान नहीं था। विंग जो कि बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। वांग जी को गए हुए काफ़ी महीने हो गए, ना उसके बाद उसकी कोई चिट्ठी आई ना वो आया। विंग जो कि फिर उस लेटर को ही देखता है और विंग अब ये प्लान बना लेता है कि वो उसी एड्रेस पे जाएगा वांग जी से मिलने। चैंग जो कि अब घर में आता है तो विंग कहते, गोगा मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, क्या आप मेरी बात को मानेंगे। चैंग कहते, हाँ बोलो। विंग कहते, गोगा मैं शहर जाना चाहता हूँ, मैं वांग जी से एक बार मिलना चाहता हूँ। लेकिन चैंग कहते, तुम ऐसी हालत में कैसे जाओगे, और मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें शहर भेज सकूं। विंग जब ये सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू हो जाते हैं और वो जो कि उदास हो जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें नाइट का दिखाया जाता है। चैंग जो कि यही सोच रहा था कि वो विंग को शहर कैसे भेजे, और फिर वो ये सोचता है कि वो जमींदार से कुछ पैसे उधार लेगा। और नेक्स्ट डे चैंग जो कि जमींदार के पास जाता है और कहते हैं, अंकल मुझे आपसे कुछ पैसे चाहिए, मैं आपको वो जल्द से जल्द लौटा दूंगा, लेकिन अभी मेरी मदद कीजिए। जमींदार जो उसे पैसे दे देता है। उसके बाद चैंग जो घर आता है और वो विंग को वो पैसे देता है और कहता है, विंग तुम शहर जा सकते हो, लेकिन विंग ध्यान से जाना। विंग कहता है, गोगा आप नहीं चलेंगे। चैंग कहता है, मुझे माफ़ करना, मैं चाहता तो हूँ पर मैं नहीं जा सकता, मैंने ये पैसे जमींदार से लिए हैं और मुझे खेतों में काम करके ये पैसे चुकाने होंगे। विंग जो कि बस रोता है और कहता है, शुक्रिया गोगा, शुक्रिया, मुझे माफ़ कर दीजिए गोगा। चैंग कहते, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही तुम्हें वांग जी वहाँ मिलेगा तुम मुझे लेटर भेजना, मैं आ जाऊँगा, ठीक है विंग। विंग कहता, ठीक है काका। उसके बाद विंग जो कि अपने कुछ कपड़े रखता है और वो जो कि अब गांव के स्टेशन, रेलवे स्टेशन के सामने खड़ा था। चैंग जो विंग को ट्रेन पे बैठा देता है और कहता है, विंग ध्यान रखना अपना भी और बेबी का भी, ठीक है, और जैसी तुम्हें वांग जी के बारे में कुछ पता चले मुझे लेटर भेजना, मैं वैसे वहाँ आ जाऊँगा, और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे लेटर भेजना विंग, ठीक है बेटा। चैंग जो विंग को अपनी बेटी की तरह मानता था, मतलब अपने बच्चे की तरह उसने पाला था। वो विंग के साथ जाना चाहता था लेकिन उसकी मजबूरी थी, वो चाहकर भी जा नहीं सकता था। और विंग जो कि वहाँ से निकल जाता है शिन गाँव से सिटी के लिए। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वॉर को हुए अब 2 मंथ बीत चुके थे और वांग जी जिसकी मेमोरी जो लॉस हो चुकी थी, वांग जी जो कि सबको भूल चुका था, वहाँ पर मैडम लैन आती है और कहती है, वांग जी ये लड़की की फ़ोटो देखो। वांग जी उस लड़की की फ़ोटो देखता है। वांग जी कहते हैं, माँ ये कौन है। मैडम लैन कहती है, वांग जी ये वैन क्वीन है और मैंने तुम्हारे लिए इसे पसंद किया था। वांग जी कहते हैं, लेकिन माँ अभी तो भाई हैं, फिर मेरे लिए। मैडम लैन कहती हैं, हाँ शिचैन ने कहा कि वो भी शादी नहीं करना चाहता, और ये गर्ल मैंने तुम्हारे लिए देखी थी और तुमने कहा था कि तुम वॉर से आने के बाद बताओगे कि तुम्हें ये पसंद है या नहीं है। वांग जी जो कि बस उसे देखते हैं और वो कुछ नहीं कहता। मैडम लैन कहती है, क्या तुम्हें ये पसंद है, बोलो ना वांग जी पसंद है। वांग जी जिसको कुछ याद ही नहीं होता, वांग जी कहते हैं, माँ मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे नहीं पसंद या मुझे नहीं पता। मैडम लैन कहती है, लेकिन तुमने कहा था कि तुम्हें पसंद है कोई,
और तुम शादी करना चाहते हो। वांग जी कहते हैं माँ लेकिन मुझे अभी कुछ भी याद नहीं है। मैडम लैन कहती है ठीक है फिर मैं इसे फाइनल कर दूँ। वांग जी कहते हैं जैसी आपकी इच्छा, और वो वहाँ से चला जाता है। मैडम लैन जो बहुत खुश होती हैं और वो वैन को इनको फाइनल कर देती हैं वांग जी के लिए। विंग जो कि अब शिनगांव से सिटी आ चुका था, विंग जिसके पास थोड़े से पैसे और एक पोटली थी, और विंग जो कि स्टेशन से उतरता है। विंग जब स्टेशन से उतरता है तो कुछ लोग विंग को घूर रहे थे। विंग जिसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, और विंग एक दुकान पे जाता है और वो अपना जो वॉलेट है उसे ओपन करता है और वो एक पानी की बोतल खरीदता है। कुछ लोग जो कि विंग को ही देख रहे थे और उन्होंने देख लिया था कि इस ओमेगा के पास कुछ पैसे हैं। विंग जो कि अब अपने वॉलेट को उसमें रखने ही जा रहा था अपनी पोटली में कि वहाँ पे कुछ लोग भाग कर आते हैं और वो विंग का जो वो होती है पोटली होती है उसे छीन के भागते हैं। विंग कहते हैं रुको, ये क्या कर रहे हो, ये मेरा है, ये मेरा है, रुको। विंग जो कि प्रेग्नेंट होता है और वो भागने की कोशिश करता है लेकिन विंग भाग नहीं पाता। विंग जो कि रोने लग जाता है और विंग कहता है उसमें पता था, रुक जाओ, लेकिन वो लोग नहीं सुनते। विंग जो कि रो रहा होता है। विंग जिसने पानी खरीदा था लेकिन उसने अभी तक पानी पिया ही नहीं था। विंग रो रहा था। विंग कहता है उसमें एड्रेस था, मेरी पोटली मुझे वापस कर दो, लेकिन वो चोर थे और वो भाग चुके थे। विंग जो कि बहुत रो रहा था। वहाँ पर एक लेडी आती है और वो कहती है तुम रो क्यों रहे हो। वो लेडी थोड़ी एजेड थी। विंग जो कि रो रहा था और विंग प्रेग्नेंट भी था। वो कहती है तुम इस अवस्था में ऐसे भाग क्यों रहे थे और रो क्यों रहे थे। विंग कहता है वो मेरा सामान लेके भाग के, उसमें मेरा पता था, मुझे उस पते पे जाना था और मेरे पैसे भी थे, वो सब लेके चले गए। मेरे पास अब कुछ नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ। विंग जो कि रोने लग जाता है। वो लेडी कहती है तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। विंग जो कि बस उसे देखता है। वो कहती है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूँगी, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। और विंग जो कि उस लेडीज़ के साथ चला जाता है। विंग जो कि अब उस लेडीज़ के साथ चला जाता है। वो लेडी का नाम मैडम यू था। वो कहती है बेटा तुम ऐसी हालत में यहाँ कहाँ भटक रहे हो। विंग कहते हैं मैं इसी को यहाँ ढूंढने आया था लेकिन मेरे पास अब उसका पता नहीं है, मैं क्या करूँ। वो कहती है अभी मेरे साथ चलो, उसके बाद देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। विंग जो कि अब उसके घर में आ गया था। वो लेडी विंग को पानी देती है और उसी के साइड में एक फ़ोन रखा था, उस पर एक कॉल आती है। वो लेडी जो कि फ़ोन को पिक करती है और वो कहती है हाँ बोलो। वो दूसरी तरफ से फ़ोन वाला पर्सन कहता है मैडम हमें बहुत बड़े इवेंट का ऑर्डर आया है और हमें वहाँ पे कैंटरिंग का काम करना है। वो कहती है ग्रेट, कब की ये पार्टी है। तो वो बताते हैं कि ये 2 दिन बाद की है। वो कहती है ओके ठीक है मैं कर लूँगी, और वो कॉल को कट कर देती है। विंग जो कि बस मैडम यू को ही देख रहा था और वो कहता है क्या आप काम करती हैं। मैडम यू कहती है हाँ मैं काम करती हूँ, मैं वेडिंग और भी जो प्रोग्राम है उनको ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। विंग जो कि बस उनकी तरफ ही देख रहा था। मैडम यू कहती हैं क्या तुम्हारे पास अब कोई एड्रेस नहीं है तुम्हें जिस जगह जाना था। विंग कहता है नहीं है मेरे पास पैसे भी नहीं है, और विंग रो रहा था। मैडम यू कहती है ठीक है तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, जब तक तुम्हारा कुछ इंतज़ाम नहीं हो जाता तुम मेरे घर पे ही रह सकते हो, ठीक है। और वो वहाँ से चली जाती हैं अपने रूम में। विंग जो कि बस वहीं बैठा था और विंग जो कि बस रो रहा था। ऐसे ही ये 2 दिन बीत जाते हैं। विंग जो कि आज बैठा हुआ था। मैडम जो यू होती हैं वो अपने काम पे जा रही थी। विंग जो कि घर में बोर हो चुका था। वो कहता है क्या मैं भी आपके साथ चलूँ, मैं कुछ मदद कर दूँगा। मैडम यू कहती नहीं तुम आराम करो। विंग कहते मैं घर पे रहकर बोर हो गया हूँ, प्लीज़ मुझे भी ले चलिए ना। मैडम यू कहते ठीक है तुम भी फिर चलो। विंग जो कि रेडी होता है। विंग जो कि अब उस बैंक्वेट हॉल में आ जाता है और वो सारी चीज़ों को देख रहा था और वो कुछ लोगों को काम भी बता रहा था कि कैसे करने हैं। विंग जिसने यहाँ पर एक नई डिश बनवाई थी, मैडम यू जिसने उन्होंने मना नहीं किया था कि तुम बनवा सकते हो। विंग ने बताया था कि ये डिश उसके जो विलेज है वहाँ पे बहुत फेमस थी, और विंग जो कि छोटे मोटे काम कर रहा था। विंग देखता है कि ये जो वेडिंग हॉल था ये बहुत बड़ा था और यहाँ पे बहुत बड़े लोगों की शादी हुआ करती थी। विंग जो कि बस देख रहा था। विंग देखता है कि थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक ब्राइड आती है। वो ब्राइड बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और विंग जो कि बस उसे देख रहा था। और विंग कहता है ये ब्राइड कितनी ज़्यादा खूबसूरत है ना, अपने आप से ही बातें कर रहा था।
फिर विंग देखता है कि वहाँ पे एक ग्रूम आता है जिसने विंग ने उसे बैक साइड से देखा था। और अब वो ग्रूम उस मतलब ब्राइड का हाथ पकड़ के दोनों स्टेज पे जाते हैं। और वो जैसे ही मतलब स्टेज पे पहुँचते विंग उसे देखता है तो हैरान हो जाता है। विंग कहता है वांग जी। विंग जो कि बहुत हैरानी से देख रहा था, वो दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। वांग जी जो कि उस ब्राइड को रिंग पहना देता है। विंग जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वैन क्वीन जो कि वांग जी को रिंग पहनाने वाली थी कि उससे पहले विंग चिल्लाते हैं और कहते हैं रुकिए रुकिए। सभी लोगों का ध्यान जो कि फिर विंग पे जाता है। वहाँ पे मैडम लैन खड़ी थी और वो कहती है इसे क्या हुआ, ये ऐसे क्यों कर रहा है। वहाँ पर मैडम लैन आ जाती है और बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो। विंग कहता है नहीं, ये शादी नहीं कर सकते, ये शादी नहीं कर सकते, ये मुझसे प्यार करते, ये शादी नहीं कर सकते। मैडम लैन कहती है तुम ये क्या कह रहे हो, मेरा बेटा तुमसे प्यार करता है, तुम ये क्या कह रहे हो, तुम होश में तो हो। विंग कहते हैं हाँ मैं होश में हूँ, ये मुझसे प्यार करते हैं, ये मुझसे प्यार करते हैं। सभी लोग जो कि वांगची की तरफ ही देख रहे थे, वहाँ पे बहुत सारी जो मीडिया है वो भी आई थी और सबका फोकस अब विंग पे जाता है। विंग कहता है ये मुझसे प्यार करते, इन्होंने मुझसे वादा किया था कि ये मुझसे शादी करेंगे। वांग जी जो बड़ी हैरानी से विंग की तरफ ही देख रहा था। मैडम लैन कहती है वांग जी ये क्या कह रहा है, क्या तुम इसे जानते हो। वांग जी जो कि बस विंग को ही देखता है और वो कहता है नहीं माँ, मैं इसे नहीं जानता। विंग जब ये सुनते तो उसकी आंखों से आंसू और लगातार बहने लग जाते और विंग कहते नहीं नहीं, आप झूठ क्यों बोल रहे हो, आप जानते हो ना वांग जी। मैडम लैन जब विंग के मुंह से वांग जी सुनती है तो वो कहती इसे वांग जी का नाम कैसे पता। और वैन क्वीन भी ये सब सुन रही थी। वैन क्वीन जो कि अब गुस्से में वांग जी से दूर हो जाती है और कहती है आपका ये बेटा कैसा है, ये ओमेगाओं को प्रेग्नेंट करके छोड़ रखा है और ये मुझसे शादी कर रहा है, इसने ऐसा सोचा भी कैसे कि ये मुझसे शादी कर सकता है। और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है। वैन क्वीन कहती है कि मैं ऐसे पर्सन से शादी नहीं करूँगी जो ओमेगाओं को प्रेग्नेंट करके छोड़ देता है, मैं ऐसे पर्सन से बिल्कुल शादी नहीं करूँगी। और वो वांग जी की जो पहनाई हुई रिंग थी उसे निकाल कर वहीं फेंक के चली जाती है। मैडम लैन जो कि ये सब देख रही थी और मैडम लैन जी से गुस्सा आ रहा था क्योंकि मैडम लैन भी एक एनजीओ चलाती थी। वो जो ओमेगाओं वगैरह को उनके खिलाफ जो भी लोग गलत करते थे उनके अगेंस्ट ही वो एनजीओ चलाती थी। सभी लोग उन्हें देख रहे होते हैं कि ये जो खुद ही ऐसे एनजीओ चलाती हैं कि ओमेगाओं के राइट्स वगैरह के लिए, और इनके बेटे ने एक ओमेगा को प्रेग्नेंट करके ऐसे छोड़ रखा है। सभी लोग जो कि वहाँ पे मैडम यू और वांग जी विंग सब की फ़ोटो क्लिक करने लग जाते हैं और ये बात जो कि हर जगह फैल जाती है। मैडम यू वांग जी और जियांग वो सिचन को लेके अब अपने घर में आ जाती हैं। विंग जो कि उनके घर के बाहर ही खड़ा था और वो बस उन्हें देख रहा था। विंग जो कि धूप में भी उनके घर के बाहर ही खड़ा था और वो रो रहा था। विंग को यहाँ पे खड़े हुए 2 दिन हो चुके थे। मैडम यू वांग जी और लैन सिचन जो कि अपने घर में थे और वो बाहर से ही देख रहे थे। वहाँ पे कुछ लोग आते हैं, वो मीडिया वाले थे और वो कहते आप चाहें तो इन सब के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। विंग कहते नहीं मैं कंप्लेन नहीं करना चाहता, मैं कंप्लेन नहीं करना चाहता। विंग जो कि कंप्लेन के लिए मना कर देता है। मैडम लैन जो कि बस वांग जी को ही देख रही थी और कहती है वांग जी सच बताओ, क्या तुम इस ओमेगा को जानते हो, बोलो वांग जी। वांग जी कहते हैं माँ मैं सच कह रहा हूँ, मैं इसे नहीं जानता, मुझे नहीं याद कि मैं इसे कभी मिला भी हूँ। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। विंग जो कि रो रहा था और विंग जिसकी तबीयत अब ख़राब हो चुकी थी और भी ज़्यादा हो रही थी। विंग जो कि बस उनके घर के बाहर एक पेड़ के पास ही बैठा रहता है। विंग जो कि बस यही सोचता था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उन्होंने तो मुझसे वादा किया था ना कि वो मेरा साथ निभाएंगे, मुझसे शादी करेंगे, और आज मुझे ऐसी हालत में ऐसे छोड़ दिया। विंग जो कि लगातार रो रहा था और वो बस वहीं पे पेड़ के नीचे बैठा रहता है। वहाँ पे कुछ और लोग भी आते हैं जो मैडम लैन के अपोजिट मतलब थे। वो कहते हैं आप चाहे तो इनके खिलाफ कंप्लेन कर सकती हैं, लेकिन विंग जो कि हर बार मना कर देता है कि नहीं मैं कंप्लेन नहीं करना चाहता, मुझे कंप्लेन नहीं करनी है। और विंग जो कि रो रहा होता है। शिचैन जो कि विंग को ही देख रहे होते हैं और वो कहते हैं माँ ये ओमेगा 1 हफ्ते से हमारे घर के बाहर बैठा है, इतनी धूप में ये बाहर बैठा है, इसकी हालत देखिए, शायद ये 9th मंथ प्रेग्नेंट है माँ, अगर इसे कुछ हो गया तो बहुत परेशानी हो जाएगी माँ, समझिए। मैडम लैन जो कि बस विंग को ही देख रही थी और वो वांग जी से कहती है वांग जी क्या तुम्हें अभी भी कुछ याद नहीं आया, 1 हफ्ता हो चुका है, इस ओमेगा की हालत देखो, ये
कितना ज़्यादा बीमार लग रहा है। वांग जी जो कि कुछ नहीं कहता, वो सीधा अपने रूम में चला जाता है और वो अपने रूम से ही विंग को देख रहा था। अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होने लग जाती है। विंग जिसके पास कोई जगह नहीं होती और विंग जो कि यहीं इधर उधर ही घूम रहा था। विंग कोशिश करता है कि वो पेड़ के नीचे छुप जाए, लेकिन पेड़ के नीचे वो क्या ही छुपता। बारिश जो बहुत तेज हो रही थी, विंग जो कि बहुत ज़्यादा गीला हो चुका था। मैडम लैन जो विंग को देख रही थी और वो सोच रही थी कि मुझे इसे अंदर लेना ही होगा। अगर इसे कुछ हो गया तो ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा, ना वांगजी के लिए ना मेरे लिए। क्या पता मुझे मेरी पोजीशन से भी हटना पड़े। इससे अच्छा है कि मैं इस ओमेगा को घर में ले लूं। और वो एक अम्ब्रेला लेती हैं और वो घर से बाहर आती हैं और विंग के पास आकर कहती हैं उठो और घर में चलो। विंग जो कि बस उन्हें देख रहा था। विंग जो कि उठने की कोशिश करता है लेकिन वो उठ नहीं पाता। फिर मैडम लैन उसे अपना हाथ देती हैं और उसे उठाती हैं और विंग को चलने में भी मदद करती हैं, क्योंकि विंग बहुत धीरे धीरे चल रहा था। उसे चलने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। विंग जो कि अब घर के अंदर था। मैडम लैन अब वहाँ पर एक टॉवल लेकर आती हैं और विंग को देती हैं और कहती हैं अपने बालों को और अपने फेस को इससे सुखा लो, मैं तुम्हें अभी रोप्स देती हूँ। और वो देखती हैं कि उनके पास जो रोप्स थे उनमें से एक बिग साइज़ का था। वो विंग के लिए लेकर आती हैं और कहती है तुम इसे पहन लो और तुम चेंज कर लो। विंग जो कि बस उनकी तरफ ही देख रहा था कि ये अचानक इनको क्या हो गया। ये जो कि मुझसे बात भी नहीं कर रही थी, मैं इनसे इतनी ज़्यादा कोशिश कर रहा था बात करने की और आज ये मुझे रोप्स दे रही हैं। विंग जो कि अब एक बाथरूम में था और वो अपने आप को क्लीन कर रहा था। उसके बाद वो उस रूम में आता है और वो वहाँ पे बेड पे बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ मैडम लैन आती हैं और उनके हाथ में एक फूड की ट्रे थी और वो विंग को देती हैं और कहती हैं तुम ये खा लो। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। विंग जो कि काफ़ी दिनों से भूखा था तो वो उसे खा लेता है और विंग जिसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो कहता है इन्होंने तो मुझसे वादा किया था कि ये मुझसे शादी करेंगे और ये मुझे पहचान भी नहीं रहे। मैं यहाँ आता ही नहीं तो ही सही होता, लेकिन अगर मैं इधर नहीं आता तो मैं कहाँ जाता। गाँव में भी सबको पता चल जाता कि मैं गर्भवती हूँ और मेरी शादी भी नहीं हुई है। गगा को मेरी वजह से कितनी परेशानी होती, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। विंग जो कि अब उस रूम से निकल के हॉल में बैठ जाता है। विंग वहाँ पर जो चीज़ें रखी थी उन्हें देख रहा था, क्योंकि विंग ने ये सारी चीज़ें कभी नहीं देखी। वो हमेशा गांव में रहा है और यहाँ पे जो चीज़ें रखी थी वो बहुत ज़्यादा लग्जरियस थी। विंग बस उन्हें देख ही रहा था। वांग जी जो कि अब अपने रूम से निकलता है और वो हॉल की तरफ आता है तो देखता है कि वहाँ पे वो ओमेगा बैठा है। वांग जी जो कि बस उसे घूर रहा था और वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विंग जब वांग जी की आवाज़ सुनता है तो वो डर जाता है और वो उठता है और वो वांग जी की ओर ही आ रहा था। विंग कहते हैं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपने जब मुझसे वादा किया था कि आप मुझसे शादी करेंगे तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं और आप उस ओमेगा से शादी कैसे कर सकते हैं। आप तो मुझसे प्यार करते हैं ना। वांग जी जो कि बस विंग को ही घूर रहा था और वो कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, मैं और तुमसे प्यार, तुम कहाँ और मैं कहाँ, मैं तुम जैसे पर्सन से कैसे प्यार कर सकता हूँ। विंग जो कि बस वांग जी को ही देख रहा था और वो कहता है आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझसे शादी करेंगे, आप मुझसे प्यार करते हैं। मैंने आपको प्रपोज नहीं किया था, आपने किया था, आपने मुझे किया था, आप भूल गए। वांग जी कहता है अगर मैंने तुम्हें प्रपोज किया था तो मैंने तुम्हें कुछ गिफ्ट भी दिया होगा। बताओ क्या तुम्हारे पास सबूत है कि मैंने तुमसे प्यार किया था। है तुम्हारे पास कोई सबूत तो बताओ। विंग कहते हैं हाँ मेरे पास है सबूत। लेकिन विंग देखता है कि उसके पास तो उसकी पोटली नहीं थी। विंग जो कि रो रहा होता है और कहता है मैं यहाँ आया तो उससे मेरा सामान किसी ने छीन लिया और उसी में वो सबूत था। वांग जी जो कि हंसता है और कहता है अच्छा तुम वहाँ से आए और तुम्हारा सामान चोरी हो गया, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ ना। बहुत अच्छा बहाना बनाया, लेकिन मैं इस बहाने को नहीं मानता। वहाँ पर सिचान भी खड़े थे और वो विंग को देख रहे थे। उन्हें देखकर मतलब ऐसा लगता है कि वो विंग पे बिलीव कर रहे थे। वो अपने मन में कहते हैं ये ओमेगा कितना ज़्यादा सीधा है, इसे देखकर लगता ही नहीं कि इसके अंदर चालाकी है या ये कोई प्लानिंग करके आया है।
ये मुझे बहुत ज़्यादा मासूम लगता है। अगर सच में वांग जी ने इससे शादी का वादा किया था और वांग जी ये वादा शायद भूल गया, या उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, अगर इसकी वजह से वांग जी इसे भूल गया है, तो इसमें इस ओमेगा के साथ बहुत गलत हो रहा है। इसकी गलती ना होने के बावजूद इसे भी बहुत बड़ी सज़ा मिल रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरा मन कह रहा है कि मुझे इस ओमेगा की मदद करनी चाहिए। वांग जी जो वहाँ से चला जाता है, विंग जो कि वहीं पे रो रहा था, वहाँ पर शिचैन आते हैं। वो विंग के सामने खड़े थे। विंग थोड़ा डर जाता है। शिचैन कहते हैं तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पे बैठ जाओ और मैं तुमसे कुछ सवाल करता हूँ और उम्मीद करता हूँ तुम उनका जवाब बिल्कुल सही और सच दोगे। विंग जो कि रो रहा था, फिर वो वहीं पे बैठ जाता है। शिचैन कहते हैं क्या सच में वांग जी ने तुमसे वादा किया था कि वो तुमसे शादी करेगा? विंग कहते हैं हाँ, इन्होंने वादा किया था कि ये मुझसे शादी करेंगे। शिचैन कहते कब किया था वादा, बताओ मुझे। विंग बताता है जब ये हमारे गांव में आए थे तब मैंने इन्हें गांव घुमाया था और हम दोनों ने बहुत समय साथ बिताया था। हम झरने भी गए थे और इन्होंने फिर मुझे प्रपोज किया। मैंने मना भी किया था, लेकिन इन्होंने कहा कि हाँ करना होगा, तो मैंने हाँ कर दी। लेकिन देखो ना, अब ये मेरी बात नहीं मान रहे। मैं क्या करूँ? गगा भी मेरी वजह से बहुत परेशान है। वो अकेले हैं वहाँ पे और उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया है। मैं क्या करूँ? शिचैन जो कि विंग की तरफ ही देख रहे थे और वो सोचते हैं हाँ, वांग जी किसी गांव में तो गया था कैंप में, और ये ओमेगा की बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। शायद सच में वांग जी ने इससे वादा किया था। और शिचैन जो कि यही सोच रहे थे, फिर वो कहते क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है जिससे ये साबित हो सके कि वांग जी ने तुमसे वादा किया था? कुछ है तुम्हारे पास? विंग कहते हाँ, मेरे पास एक पत्र था और एक रिंग भी थी जो इन्होंने मुझे दी थी, लेकिन वो जब मैं आ रहा था ना तो किसी ने चुरा ली। शिचैन कहते हैं ठीक है, बताओ तुम किस स्टेशन से आए, बताओ मुझे सारी डिटेल। मैं कोशिश करता हूँ कि शायद वो चोर पकड़ा जाए और फिर तुम्हारा वो जो सबूत है उसे मिल जाए। विंग बताता है कि वो किस स्टेशन पे उतरा था और शिचैन कहते हैं ठीक है, तुम आराम करो, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारी जो वो अंगूठी है उसे ढूंढ लूँ, और तुम परेशान मत हो। इस समय तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। शिचैन के जाने के बाद विंग कहता है ये कितने अच्छे हैं, ये इनके बड़े भाई कितने अच्छे हैं, और ये मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि मुझे जानते ही नहीं है। और विंग जो कि रो रहा था। समय जो ऐसे ही बीत रहा था। मैडम लैन जो कि बस कंफ्यूज थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सच कौन बोल रहा है, लेकिन उनका दिल बार बार यही कह रहा था कि मेरा मन कर रहा है कि ये ओमेगा सच बोल रहा है, ये झूठ नहीं बोल रहा है। लेकिन वांग जी जिसे कुछ भी याद नहीं था, इसकी वजह से मैडम लैन भी विंग से कुछ नहीं कहती। शिचैन जी से पूरा भरोसा हो चुका था कि ये ओमेगा झूठा नहीं है, और वो अपना जो कुछ मतलब पुलिस वगैरह में जो उनकी जान पहचान थी उससे वो उस चोर के बारे में पता करते हैं और उन्हें पता चल भी जाता है। और उनके पास पुलिस इंस्पेक्टर फ़ोन करता है और कहता है उस चोर के बारे में पता चल गया है, आप आकर एक बार पुलिस स्टेशन में देख लीजिए कि हमें उसके पास से क्या सामान मिला है। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो कि बस विंग को ही देखता है, लेकिन छुपके से। वांग जी जो कि आज भी विंग को ही देख रहा था। विंग जो कि अपने बाल बना रहा था। विंग जी से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी क्योंकि उसके बाल जो कि बहुत ज़्यादा लंबे थे और वो प्रॉब्लम कर रहे थे उसे बांधने में। विंग जो कि बस परेशान हो रहा था और फिर विंग गुस्से में कॉम रख देता है और कहता है मैं नहीं बांधूंगा अपने बाल। और विंग जो कि गुस्से में बैठा था और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी फिर वहाँ विंग के पास जाता है और वो देखता है कि विंग जिसने अपनी आंखें बंद कर ली थी शायद वो सो चुका था। वांग जी फिर वहाँ से जो कॉम में उठाता है और वो विंग के बालों को
काट रहा था और फिर वो विंग के बाल बांध देता है। वांग जी जो कि बाहर से दिखाता था विंग के सामने कि वो विंग को नहीं जानता, वो गुस्सा है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से उसको ऐसी फीलिंग आती थी कि शायद वो इसे जानता है। और वांग जी जो कि बस उसे देखता है क्योंकि विंग की बैली बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी। वांग जी कहते हैं मैं क्या करूं, मैं कितनी कोशिश करता हूँ याद करने की, लेकिन मेरी किसी भी यादों में तुम नहीं हो। अगर तुम होते तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता। और वांग जी जिसकी नज़र अब विंग के लिप्स पे पड़ती है, वांग जी जो कि बस उसे देख रहा था, वांग जी जो कि बस अपने मन में याद करता है कि जब ये उस समय मुझसे बात कर रहा था तो मेरी नज़र सिर्फ इसके होठों पे थी और मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि ये मुझसे क्या बातें कर रहा था। मेरा ध्यान तो बस इसके होठों पे था। वांग जी जो कि अब विंग के पास आता है, विंग जो कि अब सोया हुआ था। वांग जी अचानक ही विंग के जो लिप्स है उस पर किस कर देता है। विंग जो कि नींद में था उसे नहीं पता चलता। वांग जी जो कि फिर उसकी नाक पे किस करने लग जाता है, उसके शोल्डर पे, उसके हाथों पे। वांग जी जब विंग के मतलब स्टमक पे किस करने ही वाला था कि उसे याद आता कि ये तो प्रेग्नेंट है और मैं ये क्या कर रहा था, मैं तो जानता नहीं हूँ ना, तो फिर मैं इसके साथ ये सब कैसे कर रहा था। वो भी इस हालत में। वांग जी जो कि विंग से दूर हट जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी जो अब अपने रूम में आ जाता है और वो सोचता है मैं ये क्या कर रहा था, मैं उसके साथ क्या करने की सोच रहा था, मेरे अंदर उसको लेकर इतनी लस्ट क्यों है। जब मैं उसे देखता हूँ तो मेरा मन क्यों करता है कि मैं उसके साथ बहुत कुछ करूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मैं अपनी लस्ट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मैंने आज तक कभी भी किसी ओमेगा को किस नहीं किया, लेकिन मैंने इसे किस किया, जबकि मैं कहता हूँ कि मैं इसे नहीं जानता। जब मैं इसे नहीं जानता तो फिर मेरा दिल क्यों करता है कि मैं इसके साथ किस करूं, इसके साथ और भी बहुत कुछ करूं, मेरा मन क्यों करता है। और वांग जी जो कि यही सोच रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें नाइट का दिखाया जाता है। विंग जो कि अपने रूम में सो रहा था, जिसकी रूम की जो लाइट थी वो ऑफ थी, और विंग जो कि गहरी नींद में सो रहा था। अचानक ही विंग का जो डोर है वो ओपन होता है और उसमें एक पर्सन एंटर होता है और वो हमें दिखाया जाता है कि ये वांग जी था। वांग जी जो विंग के पास आ जाता है और चुपचाप आकर लेट जाता है। वांग जी जो लगातार कुछ दिनों से ऐसे ही कर रहा था, वो नाइट में विंग के पास आ जाता था और आकर चुपचाप लेट जाता था। वो पूरी नाइट विंग को उसकी जो बॉडी है उस पर टच करता था, उसका हाथ कभी विंग की चेस्ट, कभी उसकी बैक, कभी उसके लेग पे रहता था। वांग जी जो कि खुद ये समझ नहीं पा रहा था कि वो ऐसा क्यों करता है। उसके लिए तो ये ओमेगा अनजान है ना, अनजान होकर भी ये क्यों उसे अपना सा लगता है। वांग जी जो हमेशा की तरह आज फिर से विंग को किस करने वाला था, और वांग जी जो कि आज किस कर रहा था। हमेशा वो किस बहुत नॉर्मल और बहुत जेंटली करता है, लेकिन आज पता नहीं क्यों वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो बहुत अग्रेसिवली विंग को किस करता है, जिससे जो विंग है उसके लिप्स के कॉर्नर से थोड़ा ब्लड निकलने लग जाता है। लेकिन विंग जिसकी आंखें खुल जाती हैं और विंग जो कि घबरा जाता है और विंग डरता है और विंग कहता है कौन कौन। पूरे रूम में अंधेरा था, विंग डर जाता है और विंग जो कि बहुत तेज चिल्ला देता है। विंग के चिल्लाने से सभी लोग घर के जो उठ जाते हैं, शिचैन और मैडम लैन, और वो दोनों ही विंग के जो रूम के बाहर थे वो उसके डोर पे नॉक करते और कहते क्या हुआ, तुम इतना चिल्लाए क्यों, डोर खोलो, डोर खोलो, विंग डोर खोलो। शिचैन और मैडम लैन जो कि अब विंग का नाम जानते थे क्योंकि विंग ने उन्हें अपना नाम बता दिया था। विंग जो कि अब उठता है और वो डोर खोल देता है। शिचैन जो आकर सीधा लाइट ऑन करते हैं तो वो देखते हैं रूम में कोई नहीं था, लेकिन एक पर्दा था जो बहुत ज़्यादा हिल रहा था। शिचैन कहते हैं क्या हुआ, तुम इतना क्यों चिल्लाए। विंग कहते हैं पता नहीं, लेकिन मुझे लगा मेरे रूम में कोई है, किसी का हाथ मेरी पहली पे था, और वो बहुत घबराया हुआ था। मैडम लैन जो विंग के पास आती हैं और कहती हैं क्या, पर यहाँ पे तो कोई नहीं है, और तुम्हारे लिप्स के कॉर्नर से ब्लड कैसे निकल रहा है। विंग कहते हैं पता नहीं, लेकिन मुझे लगा कोई है। शिचैन कहते हैं रुको मैं भी चेक करता हूँ, और वो रूम के हर जो कॉर्नर है उसे चेक करते, लेकिन मुझे कहीं कुछ भी नहीं मिलता। शिचैन जो कि अब विंडो के पास जाते हैं तो वो देखते वहाँ भी कुछ नहीं था। शिचैन जो वहाँ से आने ही वाले थे कि वो देखते हैं वहाँ किसी के पैर थे। शिचैन जो कि अब उस झटके से उस जो कर्टन है उसे हटा देते तो देखते हैं वांग जी। शिचैन कहते हैं वांग जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वांग जी जो कि बस अपनी नज़रें झुकाए खड़ा था। मैडम लैन कहती वांग जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम विंग के रूम में क्या कर रहे हो। वांग जी जिसके जो लिप्स हैं वहाँ पे हल्का ब्लड लगा हुआ था,
शिचैन जो कि अब समझ जाते हैं कि वांग जी ने ही कुछ किया है, और शिचैन कहते वांग जी तुमने क्या किया और तुम्हारे फेस पे ये ब्लड कैसे लगाया, बताओ मुझे। वांग जी जो कि अब थोड़ा सा घबरा जाता है और वो कहता है भाई मैं तो बस। शिचैन कहते तुम तो इसे अपनी ओमेगा नहीं मानते ना, तो फिर तुम ये क्या कर रहे थे और तुम इसके रूम में रात को क्यों आए। वांग जी जिसके पास अब इन सवालों का कोई जवाब नहीं होता, मैडम लैन जो आती हैं और वो वांग जी को एक थप्पड़ लगा देती हैं और कहती हैं जब तुम खुद इसे अपनी ओमेगा नहीं मानते हो तो फिर रात में इसके रूम में क्यों आए और तुमने ये क्या किया, इसके मुंह से ब्लड क्यों निकल रहा है, बताओ मुझे वांग जी। वांग जी जो कि बस अब चुप होता है। मैडम लैन कहती है बताओ मुझे तुम यहाँ क्यों आए हो, जब तुम इसे अपना मानते ही नहीं हो तो फिर तुम इसके रूम में इतनी रात को क्या करने आए थे। वांग जी जो कि बस घबरा रहा होता है और वो कुछ नहीं कह रहा होता। मैडम लैन जो कि बहुत गुस्सा होती हैं और वो कहती हैं अभी के अभी निकल जाओ इस रूम से। वांग जी जो कि बस निकल जाता है और शिचैन भी वहाँ से निकल जाते हैं। विंग जो कि बस उन्हें देख रहा था, विंग जो कि रोने लगता है और वो अपने रूम में ही बैठ जाता है। मैडम लैन कहती हैं उसकी गलती के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ और तुम आराम करो, ये कहकर वो उसके रूम से निकल जाती हैं। सीन शिफ्ट करके हमें हॉल का दिखाया जाता है जहाँ पे शिचैन और मैडम लैन बैठे थे। मैडम लैन कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, एक तरफ मुझे लगता है कि ओमेगा सच कह रहा है और दूसरी तरफ वांग जी जो कि मानने को तैयार ही नहीं है कि वो इस ओमेगा को जानता है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, जैसे जैसे समय बीत रहा है इस ओमेगा की डिलीवरी का टाइम आ रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शिचैन कहते माँ मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। मैडम लैन कहती हाँ कहो। शिचैन कहते माँ मैंने विंग से बात की है और विंग से बात करके मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे सच में ऐसा लगता है कि विंग झूठ नहीं बोल रहा है, वो सच बोल रहा है माँ। वो एक विलेजर है और विलेजर बहुत ज़्यादा मासूम होते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो वांग जी को फंसा रहा है, इसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं वांग जी की ही गलती है माँ। मैडम लैन कहती है लेकिन तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो सच बोल रहा है, बोलो क्या उसके पास कोई सबूत है, अगर सबूत होता तो क्या वो हमें दिखाता नहीं, उसके पास कोई सबूत नहीं है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मिडिल क्लास या पुअर होते हैं और वो किसी रिच को फंसाना चाहते हैं कि हम भी उनकी जैसी लाइफ जी सके। शिचैन कहते हैं माँ आप जो कह रही हो मैं उस बात को नहीं मानता, मुझे नहीं लगता विंग ऐसा है, विंग ऐसा बिल्कुल नहीं है। और माँ मैं आपको बता दूँ कि मैंने कोई इंक्वायरी की है, अगर मुझे सच पता चला और ये सच साबित हुआ कि विंग सच कह रहा है तो माँ इसमें विंग ने बहुत सहा है, विंग ने बहुत ज़्यादा सहा है माँ। मैडम लैन जो कि बस शिचैन को देखती है और कहती है मुझे इंतज़ार रहेगा तुम्हारे सबूत का, और वो वहाँ से उठकर अपने रूम की ओर चली जाती हैं। सीन शिफ्ट करके हमें विंग के रूम का दिखाया जाता है। विंग जो कि अपने रूम में था और वो लेटा हुआ था, विंग जो कि बस रो रहा था। विंग कहता है ये मेरी बातों का भरोसा क्यों नहीं करते, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे किसी चीज़ की लालच नहीं है, मैं किसी चीज़ की लालच में यहाँ नहीं आया हूँ, मैं तो बस जिससे प्यार करता था उसे पाने के लिए यहाँ आया हूँ क्योंकि उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो मुझसे शादी करेंगे। और विंग जो कि बस रो रहा था। विंग कहता है मुझे आए हुए यहाँ पे 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, मैंने गग्गा को भी कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं गग्गा को क्या बताऊँ कि मैं जिसके लिए यहाँ आया था वो मुझे भूल गए, वो मुझे पहचान नहीं रहे, मैं क्या करूँ। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि हॉल में बैठा था और वांग जी जो कि अपने रूम से निकल कर आया था वो विंग को ही देख रहा था। वांग जी देख रहा था कि विंग रो रहा था। वांग जी जिसे विंग के आंसू देखकर बुरा लगता है और वो कहता है मैं जब इसे रोता हुआ देखता हूँ तो क्यों मेरे दिल में दर्द होता है, मेरा दिल करता है कि मैं जाके उसके आंसू पोंछूं और उसे कहूँ कि तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वांग जीजू की बस यही सोच रहा था और फिर वो वापस अपने रूम में आ जाता है। वांग जीजू की लेट जाता है और वांग जी जैसे आंखें बंद करता है तो उसे एक झरने का सीन दिखाया जाता है। उसके सपने में एक पर्सन था जो कि पानी फेंक रहा था वांग जी के ऊपर और वांग जी भी उसके ऊपर, और वांग जीजू की उससे बातें कर रहा था। वांग जीजू चुप था और वो पर्सन जो बोले जा रहा था
वांग जिसके सपने में वो जो इमेज थी दूसरे पर्सन की वो क्लियर नहीं थी, वो हल्की ब्लर थी। वांग जी कहता है क्यों मुझे सपने आते हैं, क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी के साथ कहीं जा रहा हूँ, कहीं पहाड़ों पे, कहीं झरने पे, और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने कभी किसी को किस किया है। मुझे ये सपने क्यों आते हैं, मैं इन सपनों में क्यों खो जाता हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो कि आज अपने जो आर्मी का हेडक्वार्टर था वहाँ जा रहा होता है। विंग जो कि घर में ही होता है और वो वांग जी को जाता हुआ देख रहा था, क्योंकि आज वांग जी ने फिर से वही आर्मी की जो यूनिफॉर्म है वो पहन रखी थी। विंग जी से अपने पुराने दिन याद आते हैं कि वो वांग जी से पहले कैसे मिला करता था। विंग जब ये सोचता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और अचानक ही उसकी जो बेली है उसमें पेन होना शुरू हो जाता है। विंग जो कि बहुत ज़्यादा रोने लगता है। विंग की आवाज़ सुन के वहाँ पर मैडम लैन आती हैं और वो कहती हैं विंग विंग ये तुम्हें क्या हुआ विंग। मैडम लैन जी ने अब थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि शायद विंग को लेबर पेन स्टार्ट हो गया, और वो सर्वेंट को बुलाती हैं और कहती हैं जल्दी कार निकालो, और वो विंग को कार में बैठा कर लेकर हॉस्पिटल जा रही होती है। विंग जो कि बहुत ज़्यादा रोता है और वो कहता है मुझे बहुत पेन हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है। मैडम लैन कहती है घबराओ मत, तुम्हारे डिलीवरी का समय पास आ चुका है, डरो मत। विंग जो कि बहुत रो रहा होता है। विंग जो कि इस समय हॉस्पिटल में था और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। मैडम लैन जो कि रूम के बाहर ही खड़ी थी और वो फिर अपने नंबर पे मतलब अपने फ़ोन पे एक नंबर को डायल करती हैं और वो शिचैन को कॉल करती हैं। शिचैन जो कि इस समय पुलिस स्टेशन में थे। सीन हमें शिचैन का दिखाया जाता है। शिचैन जो कि अब वहाँ पे जाते हैं और उस चोर ने जो सामान चुराया था पुलिस इंस्पेक्टर उनके सामने वो सामान रखते हैं। वहाँ पे एक रिंग थी और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में जो वो राइटिंग देखते हैं तो हाँ ये राइटिंग वांग जी की थी, क्योंकि वो वांग जी की राइटिंग को पहचानते हैं। और वो रिंग देखते हैं तो वो रिंग वही थी उनके घर की, मतलब लैन क्लैन की। उस पे लैन क्लैन का सिंबल था। शिचैन कहते हैं ये रिंग तो हमारे घर की है और ये हैंड राइटिंग इस लेटर की ये भी वांग जी की है। तो क्या विंग सच कह रहा था। शिचैन जिसके कॉल पे मैडम लैन की कॉल आती है और वो कहते हैं हाँ हेलो माँ। मैडम लैन कहती है शिचैन हॉस्पिटल आ जाओ। शिचैन कहते हैं माँ क्या हुआ, क्या आपकी तबीयत खराब। मैडम लैन कहती नहीं मेरी तबीयत खराब नहीं है, विंग है, विंग को लेबर पेन स्टार्ट हो गया, तुम वांग जी को लो और सीधा हॉस्पिटल आ जाओ। शिचैन कहते हैं ठीक है माँ मैं अभी हॉस्पिटल आता हूँ। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो कि अपने हेडक्वार्टर में था और वांग जी वहाँ पे कुछ फाइलें चेक करता है। वांग जी देखता है कि इस वॉर से पहले हमने कहाँ कहाँ अपना ये जो कैंप है वो लगाया था। तो वांग जी देखते हैं वहाँ पे एक गांव था जहाँ पे उनका ये टेंट लगा था। उस गांव का नाम शिन था। वांग जी जब ये सुनता है तो कहता है ये नाम तो मैंने पहले कभी सुना है पर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ सुना है। उसके बाद वांग जी जिसके कॉल मतलब फ़ोन पे एक कॉल आती है और वो कॉल पिक करता है तो ये शिचैन की थी। शिचैन कहते हैं वांग जी जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, विंग जो कि अब शायद उसे लेबर पेन स्टार्ट हो गए हैं और माँ उसे लेकर हॉस्पिटल गई है, जल्दी आओ। वांग जी कहते हैं ठीक है भाई मैं आता हूँ। वांग जी जो पूरे रास्ते यही सोच रहा था कि मैंने ये नाम कहीं सुना है पर कहाँ सुना है, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। वांग जी जो कि कार ड्राइव कर रहा था लेकिन फिर भी उसके दिमाग में वही सारी इमेज चल रही थी किसी उत्सव की। कोई भाग रहा है, वांग जी जो कि उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, कोई रो रहा है तो वांग जी उसे चुप करा रहा है। लेकिन वांग जी कहता है वो पर्सन कौन था, क्यों उसका चेहरा धुंधला है, क्यों उसका चेहरा क्लियर नहीं है, मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और वो ऐसे ही कार को ड्राइव कर रहा था। वांग जी और शिचैन दोनों ही अब हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। मैडम लैन जो कि वहीं पे खड़ी थी और वो कहती हैं वांग जी शिचैन तुम आ गए। वांग जी कहते हैं जी माँ। शिचैन जो कि बस मैडम लैन की तरफ ही देख रहा था और उसके हाथ में कुछ था, वो उसे मैडम लैन की तरफ बढ़ाता है और कहते हैं माँ आपको सबूत चाहिए थे ना, तो देखिए ये सबूत है। विंग झूठ नहीं बोल रहा माँ, वो सच में मासूम है और उसने ऐसी हालत में इतना कुछ सहा है। देखिए माँ ये रिंग हमारे लैन क्लैन की है और ये लेटर जो कि वांग जी ने वॉर से पहले विंग को लिखा था, इसमें जो हैंड राइटिंग है वो वांग जी की है। देखिए माँ
मैडम लैन उस लेटर को देखती है तो वो भी कहती है हाँ ये हैंड राइटिंग तो वांग जी की है और ये रिंग भी हमारी है। वो वांग जी को दिखाती हैं, वांग जी भी उसे देखता है और वांग जी जब उसे देखता है तो अचानक ही वांग जी के सामने बहुत सारी जो इमेज है वो घूम रही थी। वांग जी जो कि अचानक ही बेहोश हो जाता है। वहाँ पे कुछ डॉक्टर आते हैं और वो वांग जी को चेक करते हैं। वांग जी जो कि एक बेड पर लेटा हुआ था और वो बेहोश था। मैडम लैन जो कि डॉक्टर से कहती है वांग जी को क्या हुआ। डॉक्टर कहते हैं अचानक ही उनके दिमाग पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ा है, शायद इसीलिए वो बेहोश हो गए। उन्हें होश थोड़ी देर बाद आ जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है, वो ठीक है। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि बहुत ही ज़्यादा पेन में था, उसकी आवाज़ें जो वहाँ पे गूंज रही थी। मैडम लैन और सिजन जो कि वहाँ खड़े थे। मैडम लैन कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, एक तरफ वांग जी जो कि बेहोश है और दूसरी तरफ विंग जो कि बहुत ज़्यादा पेन में है, मैं क्या करूँ। सिजन कहते माँ मैंने आपसे कहा था ना कि विंग छूटा नहीं है। मैडम लैन कहती हाँ गलती मुझसे हो गई, मुझे समझना चाहिए था। मैंने एक ओमेगा होकर भी उसका दर्द नहीं समझा, उसे बाहर ऐसी भटकने के लिए छोड़ दिया। और वो थोड़ी दुखी हो जाती हैं कि उन्होंने विंग के साथ ऐसा बिहेवियर जो किया था। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जिसे अब होश आ गया था और वो विंग 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 कह के चिल्ला रहा था। वहाँ मैडम लैन आती हैं और शिचैन और कहते हैं वांग जी ये तुम्हें क्या हुआ। वांग जी कहते हैं विंग माँ विंग। मैडम लैन कहती है विंग तुम जानते हो विंग कौन है। वांग जी कहते हैं हाँ माँ मैं जानता हूँ, मैं विंग से गांव में मिला था, शिशियन गांव में। वो वहीं रहता है माँ, वो वहीं रहता है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं वॉर के बाद उससे मिलने जाने वाला था, लेकिन वॉर में मेरे साथ ये हादसा हो गया और मैं सब कुछ भूल गया। माँ मुझे विंग से मिलने जाना है, माँ मुझे जाना है। और वांग जी कि अपने बेड से उतर रहा होता है और वो जाने की कोशिश ही करता है कि मैडम लैन उसका हाथ पकड़ लेती और कहती है विंग यही है। वांग जी जब ये सुनता है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है विंग यहाँ है माँ, लेकिन विंग तो गांव में रहता है माँ। मैडम लैन कहती है नहीं, वो यहाँ आ चुका है, वो यहाँ 1 महीने पहले ही आ चुका था जब तुम्हारी शादी थी। हम तुम्हारी शादी वाले दिन उससे मिले और उसने तुम्हें देखा। वांग जी कहते क्या माँ मेरी शादी कब हुई माँ, मुझे कुछ याद नहीं है। मैडम लैन कहती है बेटा तुम्हारे सर पे चोट लगी थी, शायद इसकी वजह से तुम अपनी याददाश्त भूल गए थे और मैंने तुम्हारी शादी अपनी एक फ्रेंड की बेटी से तय की थी और तुम्हारी की शादी के दिन ही तुम्हें विंग मिल गया था और विंग ने तुम्हें पहचान लिया था। और विंग जो कि बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था, रो रहा था, जिस कारण जो मेरी फ्रेंड की बेटी थी उसने इस शादी को तोड़ दिया था और तुम्हारी याददाश्त जा चुकी थी और तुम विंग को पहचान नहीं रहे थे। विंग इस समय गर्भवती था। वांग जी जब ये सुनता है तो वो रोने लगता है और कहते हैं क्या माँ मैं विंग को पहचान नहीं रहा था। मैडम लैन कहती हाँ तुम विंग को पहचान नहीं रहे थे और विंग जो कि काफ़ी दिनों तक हमारे घर के बाहर ही बैठा था, लेकिन मैंने उसे अंदर नहीं लिया क्योंकि मैं उसे नहीं जानती थी। मुझे माफ़ करना बेटा, ये गलती मुझसे हो गई, लेकिन मैं विंग को पहचान नहीं पाई। मुझे लगा कि शायद वो कोई चालाकी कर रहा है और वो तुम्हें फंसा रहा है। वांग जी जब ये सुनता है तो वो रोने लगता है। वांग जी कहते हैं नहीं माँ, वो ऐसा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा मासूम सीधा साधा है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है माँ। विंग कहाँ है, मुझे विंग से मिलना है। मैडम लैन कहते विंग अभी ऑपरेशन थिएटर में है और उसकी डिलीवरी हो रही है। वांग जी जब ये सुनता है तो वो कहते हैं माँ मुझे उसे देखना है। मैडम लैन कहती है तुम अभी वहाँ नहीं जा सकते। वांग जी जो उठता है और वो उस रूम से निकल जाता है और जहाँ विंग था वो वहाँ आ जाता है क्योंकि वो उसके सामने ही वाला रूम था। वांग जी जो कि बस विंग की आवाज़ें सुन रहा था और वो रोता है और कहता है हाँ माँ ये विंग ही है, मैं विंग से बहुत प्यार करता था, मैं गांव में उससे मिला था, मैं उससे शादी करना चाहता था माँ। वो बहुत सीधा साधा है, उसे दुनियादारी की कोई जानकारी नहीं है माँ, नहीं है उसे। एमयू जो बहुत ज़्यादा गिल्ट में थी क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं गलत लग रहा था कि उन्होंने भी बहुत गलत किया है विंग के साथ। उन्होंने उसे एक ओमेगा भी नहीं समझा। उन्होंने जो विंग को अपने घर में लिया था वो भी सोसाइटी के प्रेशर की वजह से लिया था और आज उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। थोड़ी देर बाद जो विंग की आवाज़ आना वो बिल्कुल बंद हो जाती है और वहाँ से कुछ डॉक्टर निकलते हैं। वांग जी जो डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं मेरा विंग कैसा है। डॉक्टर कहते हैं वो ठीक है, लेकिन वो अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और जो उसका बेबी है वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वो अभी
दोनों ही अंदर रूम में हैं। वांग जी कहते हैं क्या मैं बेबी और विंग से मिल सकता हूँ? डॉक्टर कहते हैं हाँ आप मिल सकते हैं, लेकिन बेबी को अभी हमें कुछ दिनों तक मशीन में रखना होगा क्योंकि बेबी बहुत ज़्यादा वीक है, और आपका जो पार्टनर है वो भी, आप उनसे मिल सकते हैं। और वांग जी जो कि अब रूम में आता है तो वो देखता है विंग जो कि बेड पर लेटा हुआ था, उसकी आंखें बंद थी और उसके साइड में एक छोटू सा बेबी लेटा था। बेबी जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है लेकिन वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। वांग जी जो विंग के पास आता है और विंग के फोrehead पे किस करता है और विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मुझे माफ़ करना, तुम्हारी ऐसी हालत में मैं तुम्हारे साथ नहीं था। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा, लेकिन मैं नहीं रख पाया, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। और वो बहुत रो रहा था। वहाँ पे मैडम लैन आती है, शिचैन आते हैं। शिचैन जब उस बेबी को देखते हैं तो वो बेबी बिल्कुल वांग जी की तरह था, डिट्टो वांग जी की कॉपी। शिचैन जो कि अब उस बेबी को उठा लेते हैं और मैडम लैन की तरफ ले जाते हैं और कहते हैं माँ देखिए कि आपको अभी भी कोई सबूत चाहिए, सबसे बड़ा सबूत तो ये बच्चा ही है, ये हमारे वांग जी की कॉपी है। इस बच्चे को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने छोटे से वांग जी को देख रहा हूँ। मैडम लैन जिनकी आंखों में आंसू थे वो कहती है हाँ ये बिल्कुल वांग जी है, मुझे किसी सबूत की अब कोई ज़रूरत नहीं है, मैं विंग से माफ़ी मांगूंगी और विंग का बहुत ध्यान रखूंगी। और वो रो रही थी। शिचैन जो कि बस बेबी को ही ले रखा था, विंग जो कि अभी बेहोश था। सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। विंग जिसे होश आ गया था और विंग के साइड में वांग जी लेटा हुआ था। विंग जब वांग जी को देखता है तो वो कुछ नहीं कहता, वो कहता है मेरा बेबी, मेरा बेबी। वांग जी कहता है वो अभी मशीन में है, अभी वो और तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। विंग जो कि वांग जी से कोई बात नहीं करता, वो अपना फेस को दूसरी साइड कर लेता है। वांग जी जो रोता है और विंग के हाथ पकड़ता है और कहता है विंग माफ़ कर दो, गलती हो गई। विंग जो कि बस रो रहा था और कुछ नहीं कहता। वांग जी कहते हैं मुझे माफ़ कर दो विंग, विंग माफ़ कर दो ना। विंग कहता है आपने वादा किया था कि आप मेरा साथ निभाएंगे और आप तो मुझे भूल गए। मैं आपसे यहाँ मिलने आया लेकिन आपने मुझे पहचाना तक नहीं। वांग जी जो कि बस रो रहा था, वहाँ पे शिचैन और मैडम लैन आते हैं और वो कहते हैं बेटा इसमें वांग जी की कोई गलती नहीं है। वांग जी वॉर में गया था और वॉर पे उसके साथ बहुत तगड़ा हादसा हुआ था, जिसके बाद वो अपनी मेमोरी लॉस कर चुका था, उसे कुछ भी याद नहीं था, उसे तो अपना नाम तक भी याद नहीं था। वो हमने उससे बताया था, वो सब कुछ भूल गया था। विंग कहता है जब सब कुछ भूल गए थे तो शादी क्यों कर रहे थे, बोलो शादी क्यों कर रहे थे उससे बेगा से, जब मुझसे वादा किया था तो। वांग जी कहता है मुझे कुछ भी याद नहीं था, माँ ने जो कहा मैंने उसी में हामी कर दी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे सब याद आ गया, अपनी सारी गलती, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, प्यार करता हूँ ना। विंग जो कि बस वांग जी को देख रहा था और वो रो रहा था और वो कहता है नहीं नहीं करता। वांग जी कहते हैं नहीं मुझे पता है प्यार करता है ना विंग। विंग जो कि बस अब रोने लग जाता है और वांग जी के पास आके उसे हक कर लेता है। वांग जी कहते हैं हाँ प्यार करता हूँ, मैं भी करता हूँ। विंग जिसे और बेबी को 2 दिनों तक हॉस्पिटल में रखा गया था, उसके बाद उन्हें डिस्चार्ज दे दिया गया था। विंग जो कि अब घर आ चुका था और मैडम लैन और शिचैन वांग जी उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे थे। विंग कहता है मैं एक लेटर लिखना चाहता हूँ अपने गगा को। गगा ने कहा था कि अगर तुम्हें वांग जी मिल जाए तो मुझे बता देना। मैंने जब से यहाँ आया हूँ मैंने गगा को एक भी लेटर नहीं भेजा है। वांग जी कहता है ठीक है, और वांग जी फिर उसी दिन जो शिचैन होते हैं उनके हाथों ही जियांग चैंग को एक लेटर भिजवाते हैं। सीन शिफ्ट करके हमें जियांग चैंग का दिखाया जाता है जो कि अपने खेत में काम कर रहा था। वहाँ पे एक जो डाकिया है वो आता है और कहता है तुम्हारे लिए एक पत्र है। शिचैन जो कि उसे ले लेता है और वो पढ़ता है तो ये खत विंग का था और उसमें लिखा था कि गगा मुझे वांग जी मिल गए, और उसमें एक एड्रेस भी लिखा है कि गगा आप भी यहाँ आ जाइए। चैंग जो बहुत खुश होता है, उसके बाद वो अपनी पैकिंग करता है और वो भी अपने गांव से निकल जाता है सिटी आने के लिए। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि बहुत खुश होता है और वो सभी लोग उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं और बेबी का भी। और फिर से चैन कहते हैं विंग तुम्हारे गगा कब आने वाले हैं, मुझे बता दो, मैं उन्हें रिसीव करने स्टेशन चला जाऊँगा। विंग कहता है जी काका, मेरे काका ने मुझे पत्र भेजा था, उन्होंने कहा था कि वो
कल कल आने वाले हैं। शिजन कहते ठीक है, मैं उन्हें लेने चला जाऊँगा, तो मुझे उनका नाम बता दो पूरा। विंग कहते मेरी काका का नाम है जियांग चैन, ठीक है, और वो बता देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें जियांग चैन का दिखाया जाता है, जो कि अब सिटी आ चुका था, और वहाँ पे जो शिचैन थे वो वहाँ पे खड़े थे, और उनके हाथ में एक बोर्ड था जिस पे लिखा था जियांग चैन। और वो जियांग चैन जब वो बोर्ड देखता है तो वो उनके पास जाके खड़ा हो जाता है और वो स्माइल करता है, और वो कहते हैं जियांग चैन मैं ही हूँ। शिचैन कहते हैं अच्छा विंग के भाई? कहते हैं हाँ, मैं विंग का भाई हूँ। और वो फिर उसे लेकर जो लैंड मेंशन था वहाँ आ रहे थे। शिचैन जिसने एक बार जब विंग के जो भाई है उनको देखा तो बस वो अपना पहली नज़र में उन्हें दिल दे चुके थे और वो उन्हें पसंद करने लग गए थे। शीन ऐसे ही शिफ्ट होता है, और अब मैडम जो लैन होती हैं वो कहती है मैं विंग और वांग जी की शादी करवाना चाहती हूँ, क्योंकि इनकी शादी अभी हुई नहीं है। मैं ऑफिशियली बहुत अच्छे से इन दोनों की शादी करवाना चाहती हूँ। शिचैन जो कि बस स्माइल कर रहे थे, और वो कहते हैं माँ मैं भी आपको कुछ बताना चाहता हूँ, मैं भी किसी को पसंद करता हूँ। मैडम लैन कहती है शिचैन लेकिन तुम तो किसी से शादी नहीं करना चाहते थे ना। शिचैन कहते माँ मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन अभी मेरी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आया है जिसके साथ मैं भी शादी करना चाहता हूँ। और वो आकर सबके सामने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और जियांग चैन की तरफ एक रिंग बढ़ाते हैं और कहते हैं विल यू मैरी मी। सभी लोग जो कि बस हैरान हो जाते हैं। जियांग चैन जो कि विंग की तरफ ही देख रहा था, विंग जो कि स्माइल करता है और कहते हाँ कीजिए ना। जियांग चैन जो कि गुस्से में विंग की तरफ ही देख रहे थे और कहते विंग ये तुम क्या कह रहे हो? विंग कह रहे हाँ काका, जब कोई प्रपोज करता है तो हमें हाँ करना चाहिए, मुझे वांग जी ने बताया था। चैन जब ये सुनते हैं तो वो स्माइल करते हैं और वो कहते हैं अपने मन में ही ये विंग कितना ज़्यादा सीधा मासूम था। वांग जी ने उसे प्रपोज किया और साथ में धमकाया भी कि उसे हाँ करना ही होगा। ये कह के वो हंस रहे थे, लेकिन जियांग चैन जो कि बस उन्हें देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे भी शिचैन पसंद आए थे क्योंकि उन्हें साथ रहते हुए 2-3 हफ्ते हो चुके थे, और इस समय जो शिचैन थे उन्होंने जियांग चैन का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा था, तो वो फिर उन्हें हाँ कर देता है। शिफ्ट करके हमें एक हफ्ते बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर उन चारों की शादी हो रही थी, दोनों भाइयों की, उन दोनों भाइयों के साथ, और वो लोग बहुत खुश थे। विंग जिसके हाथ में उसका बेबी था और वो वांग जी को रिंग पहनाता है और वांग जी भी उसे रिंग पहनाता है, और उसके बाद वो दोनों किस करते हैं और उनकी शादी यहाँ कंप्लीट हो जाती है। सभी लोग बहुत ज़्यादा क्लैपिंग कर रहे थे। विंग जो कि आज बहुत खुश था, वो जैसे चाहता था उसकी मैरिज वैसे ही हुई थी। और अब हमें सीन दिखाया जाता है शिचैन का और जियांग चैन का। शिचैन जी ने रिंग पहना दी थी, लेकिन जियांग चैन जो कि बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था, उसे शर्म आ रही थी, और वो रिंग तो पहना देता है, लेकिन जब किसकी बारी आती है तो वो पीछे झुक जाता है। शिचैन जो कि वो भी उसके ऊपर झुक जाते हैं, और चैन कहते हैं आप ये क्या कर रहे हैं, ऐसे तो हम दोनों गिर जाएंगे। चैन कहता है रुकिए हम गिर जाएंगे। शिचैन स्माइल करते हैं और कहते हैं मेरे होते हुए तुम कभी नहीं गिरोगे, और वो फिर उसे पकड़ लेते हैं और उन दोनों की भी शादियाँ हो जाती है। विंग जो कि बस वांग जी को ही देख रहा था, और वांग जी जो विंग के शोल्डर पे अपना हाथ रखता है और कहता है जो भी मैंने गलती की है उसके लिए मुझे माफ़ करना, और मैं तुम्हारा हमेशा ध्यान रखूँगा और अपने बेबी का भी। विंग कहता है मैं भी आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता था कि आपका एक्सीडेंट हो गया है और आपकी मेमोरी लॉस हो चुकी है, मुझे लगा कि शायद आप मुझे भूल गए। वांग जी कहते हैं तुम्हें ऐसा क्यों लगा? विंग कहते हैं मैं एक विलेज का पर्सन हूँ और आप तो सिटी में रहने वाले हो, मुझे लगा कि शायद आपको मैं नहीं पसंद। वांग जी जो इस्तेमाल करते हैं और विंग को पकड़ लेते हैं और कहते हैं मैं प्यार करता हूँ, याद है? विंग जब ये सुनता है तो वो स्माइल करता है और कहता है हाँ प्यार करता हूँ, और वो दोनों ऐसे एक दूसरे को देख कर स्माइल कर रहे थे, और ये कहानी ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। गाइस आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।